हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सुप्रीम फॉरबिडन कर्स मास्टर की सेकंड एपिसोड को। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये लिन और यहाँ पे लिंग्यो दोनों यहाँ पे एंड जोन के आखिर में आ गए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे और भी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर चाहिए थे ताकि वो एक्सपीरियंस पॉइंट को और भी ज्यादा अच्छे से ग्राइंड कर सके। लेकिन एकदम आखिर में पहुंचने के बाद में तभी वहाँ पे एक एग्जामिनर आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है आगे नहीं जाना, नहीं तो मार पड़ेगी खाना। तो ये लोग भी यहाँ से कल्टी मारने वाले थे और यहीं पे ही एपिसोड खत्म हो गया था। तो जैसा कि मैंने बोला, ये लोग यहाँ से कल्टी मारने ही वाले थे, उतने में ही यहाँ पे ये लिन देखता है कि एक एग्जामिनर के पीछे एकदम हट्टा कट्टा मॉन्स्टर आ गया है। इसलिए वो लोग एग्जामिनर से कहते हैं पीछे तो देखो। तो वो एग्जामिनर अपने बड़प्पन में कहता है मुझे पता है कि जैसे मैं अपना सर पीछे घुमाऊंगा तो ऐसे ही तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे। मैं इस फील्ड में पिछले 20 सालों से हूँ, ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करती। जिसपे वो लोग उससे बोलते हैं कि एक बार पीछे देख लो, नहीं अगले साल इस फील्ड में नहीं रहोगे। तो फिर एग्जामिनर जब पीछे देखता है तो उसके पीछे यहाँ पे एक गॉब्लिन हीरो खड़ा था 33 लेवल का, जिसको देख के एग्जामिनर की भी चीख निकल जाती है। वो बोलता है मयरे ये तो साला 33 लेवल का ज़ॉम्बी है, ये कहां से आ गया। इसके बाद वो गॉब्लिन हीरो खटाक से एग्जामिनर के ऊपर घुसन डद्दी मारता है तो एग्जामिनर दूर जाके गिरता है फोर्स की वजह से ही। वहीं पे ये लिंग्यो से कहता है मैं इसका ध्यान बटाता हूँ, तैसे ही कट लो यहाँ से तुम। लिंग्यो आगे से कहता है कि वो ये नहीं करेगा, वो दोनों साथ में भागेंगे। तो ये उसके ऊपर लात मार देता है, कहते हैं छल लड़ाया साला, साथ में भागेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं हो तुम मेरी, भाग जाओ इससे पहले कि लात मार दो तुम्हारे एक और ये जब यहाँ पे लिंग्यो को ये सब कुछ सिखा रहा था कि ये सब कुछ नहीं चलता, उतने में ही गॉब्लिन हीरो उसके ऊपर भी अपना घुसन डद्दी मारता है। वहीं पे येरन को पता था कि वो एग्जामिनर के सामने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालांकि वो अपने यहाँ पे हार्ट को सेक्रीफाइस करके, सॉरी छोटी मोटी चीजें सेक्रीफाइस करके फॉरबिडन स्पेल सडन डांस का इस्तेमाल करते उस हमले को डॉज कर लेता है। वहीं पे लिंग्यो यहाँ से काट लेता है, ये कहते हुए कि तुम सावधान रहना, मैं तुम्हारा आगे इंतजार करूंगा। वहीं पे एग्जामिनर येलिन से कहता है कि तुम्हें भी भाग लेना चाहिए, ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे सिग्नल देने वाला था ताकि वो जो बाकी एग्जामिनर है वो मदद करने के लिए आ पाए। लेकिन उतने में ही यहाँ पे गॉब्लिन हीरो उसके ऊपर भी अपना घुसन डद्दी मारता है और ये हेल्प मंगा पाता उससे पहले ये धाराशाही हो जाता है। येलिन जल्दी से एग्जामिनर को पकड़ता है और वहां से भागता है, ये कहते हुए कि आप जिंदा तो हो ना, लाश में घसीटना नहीं चाहता। इसके बाद वो एग्जामिनर को लेके वहां से भागने लगता है और एग्जामिनर जो सिग्नल दिया था वो यहाँ पे छूट गया था। इसलिए थोड़ी देर में बाकी एग्जामिनर्स यहाँ पे आ जाएंगे गॉब्लिन हीरो को निपटाने के लिए। वहीं पे येलिन अपने मन के अंदर यही सोचता है एग्जामिनर आप बेहोशी हो जाओ तो ही बढ़िया रहेगा, जिसके बाद मुझे यहाँ पे खुद को एक्सपोज करने की चिंता नहीं करनी है। लेकिन सिग्नल देने की वजह से अगले ही पल यहाँ पे दो और एग्जामिनर आ गए थे, जिससे येलिन की मुसीबत और ज्यादा बढ़ी। इसलिए वो दोनों एग्जामिनर येलिन से कहते हैं यहाँ पे सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है, तुम जल्दी यहाँ से निकल लो, तुम्हें यहाँ पे चोट खाने की जरूरत नहीं है। जिसपे येलिन आगे से कहता है ठीक है मैं निकलता हूँ यहाँ से और एग्जामिनर को भी लेके जा रहा हूँ, इनके ऊपर चोट लगी हुई है। जिसके बाद वो उन दोनों से थोड़ा सा दूरी पे आ जाता है और एग्जामिनर को गड्ढे के अंदर लिटा देता है, दफनाने के लिए नहीं, आराम के लिए। जिसके बाद वो अपने पास से वही इल्यूजन स्किन वाली इफेक्ट वाली आइटम बाहर निकालता है जो कि ज़ुगे ने दी थी, और उसको वो जैसे अपने चेहरे के ऊपर लगाता है तो वो एग्जामिनर का ही रूप ले लेता है। बाद में उन दोनों एग्जामिनर ने यहाँ पे इसका चेहरा नहीं देखा है, मैं तुम्हें पहले बता दूं। वही जैसे यहाँ पे एग्जामिनर का चेहरा लेता है तो ये नया बंदा बन जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों एग्जामिनर्स को देखते हैं जो कि इजीली गॉब्लिन हीरो को यहाँ पे हैंडल कर रहे थे, और ये दोनों इजीली यहाँ पे इसको हैंडल कर रहे थे। उतने में ही पीछे से येलिन बाहर निकलता है, ये कहते हुए गंदे बीस्ट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइनल टेस्ट को इस तरीके से डिस्टर्ब करने की। तो इसके बाद वो उन दोनों एग्जामिनर से कहता है कि मैं तुम दोनों की मदद करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो आगे से फॉरबिडन स्पेल इंटरनल एरो का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे गॉब्लिन हीरो के ऊपर दे मारता है, और वो एरो उस गॉब्लिन हीरो का सर चीरते हुए पार निकल जाता है। मतलब फोर्स की वजह से सर ही पूरा गायब। येलिन जैसे ही यहाँ पे उस गॉब्लिन को हराता है तो फिर उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते तो मिलते ही हैं, साथ ही में उसको यहाँ पे एक आइटम में मिलता है जिसका नाम तलिस्मा ऑफ सिम्बियोसिस था। वो येलिन उस आइटम को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कोई भी बीस्ट यहाँ पे आइटम गिरा है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है। वहीं पे वो दोनों एग्जामिनर बीच में आते हैं, ये कहते हुए कि तुम कौन सी डिपार्टमेंट्स हो और तुम हमारी मदद नहीं कर रहे थे, तुमने हमारा किल चुराया है। जिसपे ये आगे से बोलता है ये बात ना कहो, नाम ना पूछो मेरा, मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आया हूँ, इसको तुम एक्ट ऑफ काइंडनेस समझो और मुझे काइंड मैन बुलाओ। इतना कहने के बाद में ये तुरंत यहाँ से कट लेता है। पीछे से वो दोनों इसे गालियां दे रहे थे और वो लड़की कहती है कि जाने दो उसे, अभी के लिए उन लोगों को यहाँ पे एग्जाम खत्म करना ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो लोग उसकी यहाँ पे सारी जन्म कुंडली बाहर निकाल लेंगे। वही पे ये आगे से कहता है कि इसके बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं इस दुनिया में भी था, गायब हो चुका हूँ मैं, तुम पता क्या लगाओगी मेरे बारे में। जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पूरा रोड मैप दिया जाता है कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये जो तुम लोगों को टेलीपोर्टेशन गेट दिखाई दे रहा है, इससे पार होके जाओगे तो फिर अगले स्टेज में चले जाओगे। और ये आउटकास्ट फॉरेस्ट है, ये एक जंगल है जहाँ पे तुम्हें मॉन्स्टर मिल जाएंगे, और येलिन उसके सामने ही खड़ा हुआ है। जिसके बाद हम लोग उसे एग्जामिनर को देखते हैं जिसके ऊपर गंडासा पड़ा था, और उसी के बगल में यहाँ पे येलिन बैठा हुआ था जो कि इल्यूजन स्किल की तारीफ कर रहा था। ये कहते हुए ये तो कमाल की स्किन है भाई, ये तो पूरा जादू है, जादू किसी का भी रूप बदल देती है। जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सिम्बायोटिक तलिस्मा के बारे में बताया जाता है। येलिन इसका इस्तेमाल यहाँ पे तब कर सकता है जब उसके पास यहाँ पे कोई बंदा हो जो कि लेवल 10 से कम हो उससे, जैसे कि लिंग्यो। अगर वो इस तलिस्मा का इस्तेमाल करेगा तो दोनों के बीच में एक
कनेक्शन बन जाएगा, जिससे वो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट को शेयर कर सकते हैं मॉन्स्टर को मारने के बाद में। और इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी, अगर 100 मिलेंगे तो 100 दोनों को मिलेंगे। ऐसे ही ये काम करेगा, लेकिन सिर्फ 6 घंटों के लिए। और हाँ, इस स्क्रॉल का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, इसलिए ये लेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। उतने में ही ये लेन को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो ये पीछे मुड़ को देखता है, तो फिर पीछे यहाँ पे हमारा लिंग्यो था, जिसके पीछे यहाँ पे पता नहीं कौन सा दाना पड़ा हुआ था। देखने से तो गॉड लग रहा है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तुम्हें पता है कि ये कौन सा गॉड है? खैर, वो मॉन्स्टर लिंग्यो को हमें बीच से चीरने ही वाला था। उतने में ये लिन तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जो कि लिंग्यो को पीछे खींच लेता है, जिससे लिंग्यो की जान बच जाती है। जिसके बाद वो येलिन से पूछता है कि तुम ठीक हो, बड़ी खुशी हुई, वैसे गॉब्लिन हीरो कहाँ पे है? जिस पे येलिन उसको बताता है वो उसको तो बाकी एग्जामिनर्स ने निपटा दिया। जिसके बाद वो लिंग्यो से कहता है कि अपना हाथ देना, तो लिंग्यो आगे से कहता है ऐसे शौक नहीं है मेरे दोस्त। जिस पे येलिन आगे से कहता है साले चुपचाप हाथ दे, इससे पहले कि छीन लूं मैं। जिसके बाद वो यहाँ पे उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है, तो वो दोनों यहाँ पे एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वही स्क्रोल वाले चीज की वजह से। जिससे लिंग्यो की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं ये देख के कि येलिन उससे कितना प्यार करता है। उतने में वो मॉन्स्टर उन लोगों से कहता है मैं भी हूँ भाई, मेरे भी हाथ पकड़ लो। जिसके बाद वो उनके ऊपर यहाँ पे हमला करता, उससे पहले ही येलिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता और बस 3 स्लास के अंदर ही यहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बाय द वे, लेवल 13 पे था, जिसके बदले में इन लोगों को यहाँ पे 130 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और लिंग्यो को पूरे 130 मिले थे। इसलिए इसकी मुस्कान देखो तुम कितनी लंबी चौड़ी है। ये आगे से बोलता है ये सिम्बोटिक तलिस्मा तो साला जादू है, कहाँ से मिला तुमको ये? वह पे येलिन लिंग्यो से कहता है कि अब हमारे रास्ते अलग हुए, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर यहाँ पे तुम जाके छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को निपटा दो और हाँ, कुछ ऐसा ना करना जिससे तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हलक में आ जाए। वह भी लिंग्यो आगे से बोलता है ये गलतफहमी है मास्टर, मैं पूरी तरीके से स्ट्रेट आदमी हूँ, मैं मीठे काम बिल्कुल भी नहीं करता। येलिन उससे कहता है मुझे भी पता है, बस दूर रहो मुझसे, मुझे फॉलो ना करो। हमारे पास सिम्बियोटिक तलिस्मा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लेवल अप कर सकते हैं, वो भी खुद का खुद ही। एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर होता रहेगा। जिस पे लिंग्यो आगे से बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर बचे हो तब तो उनके साथ फाइट करूंगा। हाई कहा यहाँ पे कुछ, तुम तो निपटा दिए सारे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक टीम को देखते हैं जो कि एक वर्वुल्फ के साथ में फाइट कर रहे थे। इसका लेवल 10 था। ये चारों मिलके एक को मार रहे हैं। उतने में ही ये लेन इनके बगल से निकलता है और इसके सामने 3 मॉन्स्टर आते हैं, तो ये उनको निपटाते हुए चला जाता है। इसको देख के ये लोग आगे से बोलते हैं ये बंदा कौन आ गया भाई, ये कुछ ज्यादा ही ब्रोकन एबिलिटी नहीं है? कौन है भाई जो एक बार में 3 वेयरवुल्फ को मारे दे रहा है, हमारी एक को मारने में फटी जा रही है? तो फिर उनके सामने यहाँ पे येलिन एंट्री मारता है, तो वो लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये तो साला स्पेल कास्टर है, जो कि पिछले टेस्ट के अंदर यहाँ पे रैंक 1 पे आया था। तो फिर सभी लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं कि जो फॉरबिडन स्पेल कास्टर होते हैं उनकी तो लाइफ को ज्यादा ही छोटी रहती है, तो फिर ये मॉन्स्टर्स को ऐसे क्यों खत्म कर रहा है जैसे कि इसे खुद की जान लेनी हो। जिसपे वो लोग येलिन की तरफ देखते हैं, तो येलिन की बॉडी रिकवर होने लगती है। तो फिर उन लोगों का ध्यान येलिन के हाथ के ऊपर ब्रेसलेट के ऊपर जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि शायद से ये उसकी रिस्ट के ऊपर जो इक्विपमेंट है उसकी वजह से हो रहा होगा। और येलिन जानबूझ के उन्हें दिखा रहा था कि हाँ ये देखो, ताकि उसका जो इमॉर्टल बॉडी वाला सीक्रेट है वो छुपा रहे। उतने में एक बंदा यहाँ से भागते हुए निकलता है। ये कहते हुए कि जान बचा लो भाई, ये मेरे पीछे पड़ गया है, 2 घंटे से दौड़ लो, ये पीछा नहीं छोड़ना मेरा। ऐसा लगता है ये मेरी लेके ही मानेगा। जिसपे ये तीनों भी भाग लेते हैं। ये कहते हुए कि उसको यहाँ पे क्यों लेके आया भाई, ये अब हमारी भी लेगा। जान की बात कर रहा हूँ मैं। भाई तो ये सब भागते हुए कहते हैं साला 20 लेवल का मिनोटॉर है, हम इसे भिड़ ही नहीं सकते, ये हमें झटके के अंदर मार देगा। इसके बाद एक एक करके वहाँ पे एक और 2 मॉन्स्टर और आ जाते हैं जिनका लेवल ऐसे ही था। तो ये लोगों से कहता है कि तुम लोग भाग लो, तुम्हें भागना ही चाहिए क्योंकि वैसे भी ये सारे मॉन्स्टर मेरे होने वाले हैं। जिसके बाद ये अगले ही सीन में फॉरबिडन स्पेल्स की बरसात कर देता है और ऐसे बरसात करता है पूछो नहीं। इधर हम लोग लिंग्यो को देखते हैं और येलिन ने जो पीछे यहाँ पे स्पेल कास्टर की बरसात की थी ना, उसका रिजल्ट हम लोग यहाँ देख पाते हैं। इसे खटाखट एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते जा रहे थे। ये तो एकदम बौखला ही जाता है। कहते हुए ऐसी बारिश तो यार किसी के पास नहीं हुई, मेरे ऊपर की हो रही है भाई। एक्सपीरियंस पॉइंट देखो कैसे लेवल अप होता जा रहा है मेरा मक्खन की तरीके। वहीं पे हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि येलिन को परफॉर्म करता हुआ देख रहे थे और वो आगे से यही बोल रहे थे कि अगर ये बंदा फॉरबिडन स्पेल कास्टर ना होता तो फिर हमारे पास एक और ड्रैगन होता। जिसपे दूसरा प्रिंसिपल आगे से कहता है कि आपको ये दिखाई दे रहा, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि उसने टेस्ट एरिया के अंदर कितने मॉन्स्टर निपटा दिए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं खत्म करने को। जिस वजह से यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे पास होने थे उनका भी रेट एकदम नीचे गिर जाएगा। बेसिकली जब मॉन्स्टर ही नहीं बचेंगे तो फिर वो लोग यहाँ पे क्या घंटा मारेंगे कुछ, और उनके पास जब एक्सपीरियंस पॉइंट ही नहीं होंगे तो फिर वो लोग अगले वाले टेस्ट के अंदर कैसे जाएंगे। इसके बाद हम लोग कुछ कैंडिडेट को देखते हैं और इन्होंने चलाई थी अपनी बुद्धि कि अगर मैं लेट से जाऊंगा तो फिर वहाँ पे भीड़ कम रहेगी। इन लोगों ने यही सोचा था कि अगर ये लोग लेट से आएंगे तो फिर यहाँ पे मॉन्स्टर कम रहेंगे तो इनका रास्ता पूरा साफ रहेगा। पूरा साफ है वो, कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। खैर लोगों को यही मकसद था, तो ये लोग भागते हुए टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ जाने लगते हैं ताकि ये लोग अगले वाले टेस्ट के अंदर जा सके और रास्ते में इनको जो छोटे मोटे मॉन्स्टर मिलेंगे वो उन्हें मार देंगे। मिलेंगे तब ना जब कुछ बचा होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग यहाँ पे आखिरी वाले टेलीपोर्टेशन गेट पे आ गए थे, जिससे ये लोग यहाँ पे लास्ट टेस्ट के अंदर जा पाएंगे। वहीं पे हम लोग येलिन को देखते हैं और इसने यहाँ पे इतने मॉन्स्टर मार दिए थे कि ये लेवल 18 पे आ गया था। और आपको जैसा कि गेम के अंदर होता है जितना ज्यादा तुम्हारा लेवल हाई होता जाता है उतना ज्यादा तुम्हें यहाँ पे ग्राइंड करना पड़ता है। बेसिकली एक्सपीरियंस पॉइंट इकट्ठा
इकट्ठा करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके तुम लेवल अप कर पाते हो। एलियन के साथ ही वही हो रहा था। खैर वो यहाँ पे और ज्यादा नहीं घूमता और सीधा टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करते हुए फाइनल टेस्ट के अंदर आ जाता है। वहीं पे एलियन जैसे ही फाइनल टेस्ट का जोन देखता है तो वो एकदम अचंभित हो जाता है कि ये कौन सी जगह है भी। इसके बाद वो उसी जगह में इधर उधर घूमने लगता है। उतने में ही लिंग्यू उसके पास आता है और वो चिपकने की कोशिश कर रहा था। ये कहते हुए कि तुम तो अमेजिंग हो भाई, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। एलियन उससे कहता है पहले दूर हटो मुझसे, ये हरकतें दूर रखो। इस पे लिंग्यू उसको बताता है कि मेरा लेवल पहले ही 15 हो चुका है, लेकिन एलियन उसे भगाते ही जा रहा था। वहीं पर लोग नीनी को देखते हैं और ये बेचारी बड़ी परेशान थी। इसका लेवल सिर्फ 2 ही से बढ़ा था। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद, जिसके बाद में खुद को दिलासा देते हुए कहती है कोई बात नहीं, फाइनल टेस्ट यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर देगा, क्योंकि फाइनल टेस्ट यहाँ पे स्किल और एबिलिटी के बेस्ड पे किया जाएगा। बेसिकली आपस में भिड़ा देंगे सभी कैंडिडेट को कि जाओ हरा दो सामने वाले को। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी एग्जामिनर थे वो सभी जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक एक पिलर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे इस पूरे टेस्ट का चीफ आता है जो कि चीफ एग्जामिनर है और वो उन सभी लोगों को वेलकम करता है और उन्हें बताता है कि फॉरेस्ट से बाहर आने के बाद में अब वो लोग यहाँ पे फाइनल टेस्ट देंगे और जो लोग वहाँ से बाहर निकल के आए हैं, जिन लोगों ने सर्वाइव किया है, वही लोग यहाँ पे फाइनल टेस्ट दे पाएंगे। चीफ उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे टेस्ट 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला तो कंपैरेसिव असेसमेंट है और दूसरा रिंग बैटल है। मैंने बोला ना दोनों को भिड़ा दो आपस में। खैर कंप्रिहेंसिव असेसमेंट यहाँ पे टोटल 10 स्टेजेस के अंदर है। हर एक स्टेज के लिए यहाँ पे पूरे 10 पॉइंट मिलेंगे और जो भी लोग असेसमेंट के अंदर यहाँ पे टोटल ज्यादा से ज्यादा 85 मार्क्स को हासिल करेंगे, उनको यहाँ पे रिंग बैटल के अंदर फाइट करने का मौका दिया जाएगा। बेसिकली वो लोग पास तो हो जाएंगे, लेकिन रिंग बैटल के अंदर मौका उन्हीं को ही दिया जाएगा जो यहाँ पे 85 मार्क्स लेके आएंगे और रिंग बैटल के अंदर जो भी जीतेगा उसको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मार्क्स यहाँ पे 150 मिलेंगे, जो कि यहाँ पे डिसाइड करेगा कि स्टेट का यहाँ पे सबसे टॉप स्कोरर कौन है। कोई भी लोग यहाँ पे स्पेशल आइटम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं टेस्ट के अंदर। अगर वो लोग करेंगे तो फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रूल सभी लोगों को समझा दिए गए हैं, जिसके बाद कंप्रिहेंसिव असेसमेंट यहाँ पे शुरू कर दिया जाता है। सभी लोगों से बोला जाता है कि एक एक करके जाओ, रूम के अंदर घुसो और वहाँ पे अपना टेस्ट दो। वहीं पे एलियन अपने मन के अंदर सोचता है कि अब समय आ चुका है मेरा यहाँ पे भाग्य डिसाइड करने का कि कमर तोड़ मेहनत करूंगा या फिर ऐस करूंगा। ये सब कुछ मेरे हाथों में है, मुझे ही अपना भाग्य अपने हाथों से लिखना है। जिसके बाद हम लोग चीफ को देखते हैं जो कि शायद से यहाँ पे एलियन की प्रोफाइल देख रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम एकेडमी की सुपरवाइजर सू चेंग जिन आती है, जो कि चीफ से कहती है कि मैं लेट हूँ, तुम क्या देख रहे हो। इस पे चीफ आगे से बताता है कि मैं इस साल के यहाँ पे कैंडिडेट्स को देख रहा हूँ जिन्होंने अभी तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। जिसके बाद वो एलियन के बारे में बताते हुए कहता है कि ये बंदा यहाँ पे लेवल 18 पे पहले ही आ चुका है। जिसपे सू चेंग आगे से बोलती है ये तो पहले ही यहाँ पे सुप्रीम एकेडमी के लिए एलिजिबल हो गया है। लेकिन चीफ आगे से कहता है लेकिन ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि ये फॉरबिडन स्पेल कास्टर है। जिसको सुन के सू चेंग आगे से कहती है अगर इसके पास एक क्लास का प्रोफेशन होता तो भी सुप्रीम एकेडमी से ले लेती, लेकिन ये फॉरबिडन स्पेल कास्टर है तो फिर सुप्रीम एकेडमी से नहीं लेगी। बेसिकली इन लोगों को ये लगता है कि ये एलियन 25 से ऊपर नहीं जिएगा। अब इन्हें कौन पता भैया, वो अमर है, ये निपट जाएंगे, लेकिन वो नहीं, वो तभी नगाड़ा बजाता रहेगा कि अमर है हम। खैर चीफ आगे से बोलता है ये बड़ी दुख की बात है, नहीं तो हमारे पास एक और यहाँ पे ड्रैगन होता। जिसके बाद हम लोग असेसमेंट टेस्ट को देखते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे शायद से एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया जा रहा था। जिनको पहले यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि उसने यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर तहलका मचा दिया था। भाई की स्ट्रेंथ 480 है, एजिलिटी 270, मेंटल भाई 1199। इसको देख के जितने भी एग्जामिनर थे वो सभी आगे से बोलते इसकी माँ ने क्या खा के इसको पैदा किया भाई, ये स्पेल कास्टर तो है ना, इसके पास टोटल यहाँ पे 480 स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा ये। अगर इसके स्ट्रेंथ का नापन यहाँ पे वॉरियर क्लास के प्रोफेशन से किया जाए तो ये उनको भी पछाड़ चुका है। चीफ आगे से बोलता है कोई बात नहीं, जब ये थर्ड स्टेज के अंदर जाएगा तब इसको यहाँ पे अपनी अटैक पावर दिखानी पड़ेगी, तब हमें पता चल जाएगा कि इसने इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है या नहीं। जिसके बाद वो लोग थर्ड स्टेज के अंदर आ जाते हैं और वहाँ के जो एग्जामिनर थी वो उन सभी से कहती है कि तुम्हारे पास जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है उसका इस्तेमाल करो। वहीं पे ये अपने मन के अंदर सोचता है अगर मैंने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इस्तेमाल कर लिया तो इनकी तो चड्डी गीली हो जाएगी। जिसके बाद ये मेरी चड्डी फाड़ देंगे क्योंकि मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए छोटी सी थंडर का इस्तेमाल करता हूँ। जिसके बाद पता नहीं भाई ये कौन सा यहाँ पे बॉडी पार्ट को सेक्रीफाइस करता है जिसका नाम टॉन्सिल था, जिसकी मदद से फॉरबिडन स्पेल वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर को यहाँ पे समन करता और एक बार में ही जितने नीचे पपेट रखे हुए थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिनका लेवल यहाँ पे 25 था। जिसको देख के एग्जामिनर भी हैरान हो गई थी कि ये कुछ खा के आया, मैं बता रहा हूँ ये ज्यादा प्रोटीन लेके आया है। जिससे एग्जामिनर का और भी यहाँ पे पानी निकल जाता है। ये सब बोलते हैं इसने एक अटैक में एक डमी को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया, ये तो लेवल 18 पे है ना, इसने फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल किया है ना, फॉरबिडन स्पेल तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। इस पे दूसरा चीफ आगे से बोलता है ये फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद हम लोग येलेन को देखते हैं जो कि डमीज को एकदम मस्त काटे जा रहा था शॉर्ट स्किल का यूज करते हुए, और इसको यहाँ पे इस स्टेज के अंदर भी 10 मार्क्स मिल जाते हैं। जिसके बाद स्टेज 5 के अंदर इसको यहाँ पे एक्सप्लोसिव पावर का इस्तेमाल करना, तो ये और भी ज्यादा तगड़े एक्सप्लोसिव पावर को इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर भी इसको यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद 6 स्टेज के अंदर इसको यहाँ पे सस्टेन डैमेज आउटपुट रखना था। बेसिकली होता नहीं कुछ अटैक्स के अंदर एकदम तुम धड़ाके से मार देते हो जिसके बाद तुम्हें कूल डाउन को सहारा लेना पड़ता है, तो इसमें भी इसको 10 मार्क्स मिलते हैं। जिसके बाद दूसरा यहाँ पे स्किस एबिलिटी वाला असेसमेंट था, तो ये उसको भी पार कर जाता है। मोटा मोटी इसने यहाँ पे छापे फुल मार्क्स
एग्जामिनर की भी फटके चार थी। वो आगे से बोलता है तो मिरेकल है बे, ये साला फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल ऐसे करा जैसे कि चूरन हो, किसी को भी दिए जा रहा है। मैं 3 नारियल अपने सर के ऊपर फोड़ लूंगा अगर ये 20 से ऊपर जी गया। वहाँ पे एक एग्जामिनर यहाँ पे चीफ से पूछता है हम लोग इसके लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे क्या? तो चीफ यहाँ पे सुचंग से पूछता है अगर ये ने यहाँ पे फुल मार्क्स हासिल कर लिए तो फिर क्या सुप्रीम अकेडमी उसे यहाँ पे अपने अंदर ले लेगी? लेकिन सुचंग आगे से साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन यहाँ पे लो जोन वैंग नीनी, जोगे नी और लिंगयो ज्यादा क्वालिफाइड हैं ये लिन के मुकाबले सुप्रीम अकेडमी के अंदर आने के लिए। एक फॉरबिडन स्पेलकास्टर यहाँ पे अपनी एबिलिटी और स्ट्रेंथ को यहाँ पे अपनी जिंदगी के बदले में लेता है और सुप्रीम अकेडमी कभी भी यहाँ पे उसके ऊपर अपने रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेगी। बेसिकली यही बात है, इन लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे येलिन 25 से ज्यादा जी नहीं पाएगा तो उसके ऊपर यहाँ पे रिसोर्स को वेस्ट करना पूरी तरीके से बर्बादी ही है। इसलिए चीफ भी कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसे भी सच्चाई के बारे में पता है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टेस्ट से बाहर आ जाते हैं। वे पे लिंगियो तो येलिन के पास ही आ रहा था, ये कहते हुए कि उसको यहाँ पे 96 मार्क्स मिले हैं और वो पूरी तरीके से रेडी है। येलिन उससे कहता है तुम्हें फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले? जिस पे लिंगियो बताता है वो तो पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन उसके कुछ मार्क्स काट लिए गए जब वो एक्चुअल कॉम्बैट असेसमेंट दे रहा था। पीछे से लोग आगे से कहते हैं कि साला हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो 55 पे अटके हुए हैं, 85 तक नहीं आ रहे हैं हमारे। फिर भी चलो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो जाने का मौका मिल ही जाएगा। जिसके बाद चीफ यहाँ पे आता है जो कि आगे से बताता है कि येलिन को यहाँ पे फर्स्ट पूरे 100 मार्क्स मिले हैं, नीनी को भी 100 मार्क्स मिले हैं, जिसके बाद लूजन को यहाँ पे 98 मार्क्स, जिसके बाद लिंगियो को यहाँ पे 96, जिसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे नंबर नीचे जाता रहता है। इसके बाद जो लोग यहाँ पे 85 से नीचे मार्क्स हासिल किए थे उनको यहाँ से भगा दिया जाता है कहते हुए तुम लोग जाओ दूसरा टेस्ट दो जाके। और जिन लोगों के यहाँ पे 85 से ऊपर से उनसे कहा जाता है तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें यहाँ पे रिंग बैटल के लिए रेडी होना है। भाई सट्टा लगाएंगे हम लोग, पैसा तभी तो कमाएंगे। उतने में नीनी को यहाँ पे कुछ बात खटक रही थी। वो आगे से कहती उसे कुछ प्रॉब्लम है। येलिन और उन दोनों को यहाँ पे फुल मार्क्स मिले हैं तो फिर वो यहाँ पे येलिन से नीचे क्यों है, उसे यहाँ पे सेकंड पोजीशन क्यों दी गई? और ये मन के अंदर सोचती है कि साला मैं ये येलिन से पीछे कैसे हो सकती हूँ, जिसपे फेमिनिस्ट बीच में आ जाती है कहते हुए ये बात तो सही है, उन दोनों को ही सेम मार्क्स मिले हैं तो फिर मेल को आगे क्यों? ये तो साला यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है ना, तुम लोगों को औरतें पसंद नहीं इसलिए तुमने उसे हमें पीछे किया हुआ है। चीफ आगे से बढ़ा जाता है कहते हुए इनकी ऐसी की तैसी। जिसके बाद वो चलाता है फैक्ट की वीडियो। वो यहाँ पे दिखाता है कि नीनी ने एक वुल्फ को यहाँ पे फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए मारा था जिसको यहाँ पे 1 सेकंड लगा था। सभी लोग नीनी की तारीफ करने लगते हैं, ये कहते हुए कि यही तो उम्मीद की जा सकती है हमारे नीनी से, जोगे की डॉटर से तो यही उम्मीद की जाएगी ना। जिसके बाद नीचे येलन की वीडियो चलाई जाती है जहाँ पे उसने भी यहाँ पे 25 लेवल के वेवरुल्फ को निपटा दिया था, जिसके अंदर उसने यहाँ पे 1 सेकंड से भी कम का समय लिया था। इसलिए जब उन दोनों को यहाँ पे सेम मार्क्स मिले तो फिर सिर्फ 1 मिली सेकंड की वजह से यहाँ पे येलन को फर्स्ट पोजीशन मिल गई और नीनी को सेकंड पोजीशन, जिसपे फेमिनिस्ट का मुंह बन जाता है। और पीछे से एग्जामिनर चिल्लाते हुए कहता है किसी को कुछ दिक्कत है हो तो बताओ, अगर नहीं है तो फिर जितने भी लोगों के मार्क्स यहाँ पे 85 से नीचे हैं वो यहाँ से जा सकते हैं और जिनके ऊपर हैं वो लोग आधे घंटे तक इंतजार करेंगे, जिसके बाद वो अपने टूर्नामेंट के लिए रेडी हो जाएं। जिसके बाद हम लोग अपने वाले प्रिंसिपल को देखते हैं जो वो यहाँ पे एकदम अपना ऑरा सेट कर रहे थे। जितने भी बाकी प्रिंसिपल थे वो सभी आगे से कह रहे थे कि यहाँ पे येलिन को सेकंड पोजीशन मिली है, सॉरी नीनी को, और येलिन को फर्स्ट पोजीशन। आपने तो यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक मारा है। किंचंग अकेडमी अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो फिर हम लोग तो यहाँ पे एकदम बवाल ही मचा देंगे। जिस पे प्रिंसिपल आगे से हंसते हुआ कहता है कि नहीं सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जो 4th प्लेस है वो भी हमारी अकेडमी की लिंगियो को ही मिला है। तो दूसरी अकेडमी के प्रिंसिपल आगे से कहते हैं कि इतना भी कुछ ना हो, अभी टूर्नामेंट बाकी है, असली फाइट तो वहाँ पे शुरू होगी। तो हमारी अकेडमी के प्रिंसिपल आगे से कहते हैं क्या तुम्हें सिस्टम लगता है कि लूजुन यहाँ पे 18 लेवल के फॉरबिडन स्पेल कास्टर को हरा सकता है? जिस पे प्रिंसिपल आगे से बोलते हैं कि कुछ भी यहाँ पे निश्चित नहीं है डूड। इसके बाद अगला सीन आधे घंटे के बाद का होता है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो नीनी यहाँ पे येलिन से कहती है कि मैं टूर्नामेंट के अंदर तुमसे तो नहीं हारूंगी। जिस पे येलिन अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने इसका कुछ बिगाड़ा है क्या, ये मुझसे क्यों चिड़ी रहती है। इसके बाद टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है और टूर्नामेंट के रूल्स एकदम सिंपल थे। वो लोग यहाँ पे लॉटरी के फॉर्मेट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो मैच सेटिंग होगी वो लॉटरी के हिसाब से होगी। उनको यहाँ पे जो नंबर मिलेगा उसके हिसाब से उनका यहाँ पे अपोनेंट चूज किया जाएगा। इसके आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर उसको इग्नोर करो। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट 104 है, उसी हिसाब से यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे और उनके सीरियल नंबर के हिसाब से उनका यहाँ पे फाइटिंग अपोनेंट चूज किया जाएगा। जैसे येलिन को नंबर यहाँ पे 18 मिलता है, जिसको देख के लिंगियो यहाँ पे येलिन से कहता है कि देखो तुम्हें नंबर 18 मिला और मुझे 24, और येलिन का मुकाबला यहाँ पे नंबर 86 के साथ में होने वाला था। कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। येलिन यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका मैच थोड़ी ही देर में होने वाला था। येलिन के अपोनेंट का नाम बीबी था और इसका लेवल यहाँ पे 10 था। देख रहे हो तुम, 10 था और येलिन का 18। जिसके बाद मैच यहाँ पे शुरू हो जाता है तो येलिन उससे कहता है कि चुपचाप सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। बीबी आगे से कहती है कि तुम भले स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मैं भी सरेंडर नहीं करने वाली, मुझे हल्के में ना लो। पर वैसे से ये वाटर मेज है। येलिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ और वैसे भी जिन लोगों को यहाँ पे 85 से ऊपर मार्क्स मिले हैं उनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिसके बाद येलिन आगे से पता नहीं दोबारा क्या सेक्रीफाइस करता है, जैसे टॉन्सिल किया होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बादल आ जाते हैं और हर तरफ बिजली गड़गड़ाने लगती है और कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे थंडर का ड्रैगन भी आ जाता है, जिसको देख के बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है साला माँ का लाल, ये तो पूरी तरीके से आतंक ही मचाई दे रहा है। जिसके बाद येलिन नीचे की तरह के हाँ
मूव करने लगता है बिल्कुल बीबी की साइड पे। तो फिर वहाँ की जो एग्जामिनर थी वो आगे से कहती है कि तुम अपने अपोनेंट को यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते हो, ये पूरी तरीके से बैन है, अगर तुमने ये किया तो फिर तुम यहाँ पे मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यीलिन आगे से कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तो बस उसे यहाँ पे सरेंडर करवाना चाहता है। तो फिर हम लोग बीबी को देखते हैं और ये जो डायलॉग मारे जा रही थी कि मैं नहीं झुकने वाली, ये अगले पल डर के मारे कांपने लगती है और आगे से कहती है कि मुझे नहीं खेलना, मैं भाई सरेंडर करती हूँ। जिसपे यहाँ पे लौंडे बढ़ जाते हैं। वो आगे से कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई, साला इतनी अच्छी लड़की को रुलाने की, इसकी गुद्दी तोड़ देंगे हम। हालांकि ये लोग इस बात को एडमायर करते हैं कि यहाँ पे सरेंडर करवाना ज्यादा जरूरी है मारने से। तो यीलिन आगे से कहता है कि ये तो सरेंडर कर दी, तो फिर इस मैच का विजेता मैं ही हुआ ना। तो फिर एग्जामिनर यहाँ पे यीलिन को इस मैच का विजेता बना देती है, जिससे यीलिन को समझ में आ जाता है कि अब उसे यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अब वो यहाँ पे बाकी लोगों के मैचेस को देखेगा। जिसके बाद हम लोग नीनी को देखते हैं जो कि अपने फायर मेज वाली एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही थी और वो अपने अपोनेंट से कहती है कि तुम मेरे खिलाफ में जीत नहीं सकते हो। और शायद से ये बंदा लोजन है जो कि आगे से बोला तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे फेस करने की। जिसके बाद हम लोग लिंगियो को देखते हैं और ये भी बवाल मचाया जा रहा था, इसका लेवल भी अच्छा खासा हो गया है ना, इसलिए भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जिसके बाद ये लोग इसी तरीके से जीते जाते हैं। जिसके बाद अगला मैच दोबारा यीलिन पे आ जाता है। यीलिन का जो ओपोनेंट था वो यहाँ पे यीलिन को देख के कहता है अगर तुम मेरे ओपोनेंट हो तो फिर चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैटल लड़ूंगा। जिसके बाद हमें इसका लेवल बताया जाता है जो कि 11 था और इसका प्रोफेशन था क्लाउड स्टेपिंग शॉट्समैन। तो पे यीलिन भी अपनी शॉट बाहर निकाल लेता और ये थोड़ा सा पेचीदा था। वो मन के अंदर सोचता है ये साला कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है 11 लेवल पे होने के बावजूद, कहीं इसके पास कुछ अल्टीमेट स्किल तो नहीं है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता, इसको हल्के में नहीं लेने का। उतने में वो बंदा आगे से सरेंडर कर देता है। ये कहते हुए मुझे नहीं लड़ना दोस्त। जिस पे यीलिन आगे से कहता है मदरबोर्ड इतनी सोबाजी काहे कर रहा था जब उसे सरेंडर ही करना था, तुमने अभी नहीं बोला था कि तुम जीत के ही जाओगे। जिस पे ये जाते हुए बोलता है ऑफ कोर्स मैं जीतूंगा, अभी यहाँ पे इतनी देरी नहीं हुई है बदला लेने के लिए, हम लोग फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे तब हम लोग अपना हिसाब बराबर कर लेंगे। वहीं पे एग्जामिनर काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि जो कोई भी आ रहा है वो बिना लड़े ही हारे जा रहा है। इस तरीके से तो यीलिन को हर बार यहाँ पे 10 मार्क्स मिलते ही जाएंगे। वह बाकी लोग भी आगे से यही बोलते हैं तो बिना लड़े ही जीते जा रहा है, ये इतनी जल्दी जल्दी जीत रहा है, इसके अपोनेंट सरेंडर करे दे रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। जिसपे एक बंदा आगे से बोलता है कि कोई बेवकूफ नहीं है, यहाँ पे कौन फालतू में अपनी जिंदगी दांव पे लगाए भाई, किसे ऐसे बंदे से जिसको अपनी जिंदगी की पड़ी ही नहीं है। जिसके बाद तीसरे राउंड की बारी आती है तो तीसरा अपोनेंट भी आगे से बोलता है किस्मत इतनी खराब है कि इस दानव से भिड़ गया, और वो चुपचाप सरेंडर कर देता है और यहाँ से निकल लेता है और यीलिन को दोबारा यहाँ पे 10 मार्क्स मिलते हैं। वहीं पे ये बंदा किल से जा रहा है, ये कहते हुए लड़ लो भैया, कोई 10 रुपए मुझसे ले लो लेकिन लड़ लो, बार बार सरेंडर काहे कर रहे हो तुम लोग। मैं यही बोलना चाहूंगा तुमने कोहराम मचा के रखा है पूरे एक फाइनल टेस्ट के अंदर, तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे भिड़ेगा। कुछ लौंडे आगे से बोलते हैं ये सिर्फ फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करा और लगातार 3 राउंड जीत गया, क्या फाइनल टेस्ट इतना ज्यादा इजी होने वाला है क्या। तो दूसरा बंदा आगे से बोलता है गधे तूने देखा नहीं उसे यहाँ पे फुल मार्क्स मिले और वो नंबर 1 पे है, क्या वो बिना कुछ करे ये सब कुछ पा लिया। तो ये लोग यहाँ से कट लेते हैं, ये कहते हुए ये तो नहीं लड़ने वाला। दूसरे यहाँ पे टेस्ट टेकर्स की तरफ चलते हैं, शायद से वो अच्छा हमें यहाँ पे कुछ मनोरंजन दे सके। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे लूजन को दोबारा देखते हैं जो कि ड्रैगन शैडो स्पीयर यूजर है और इसका लेवल यहाँ पे 14 है और उसी के पीछे यहाँ पे उसका अपोनेंट वैंगजंग था जिसका लेवल यहाँ पे 13 और ये आयरिस सॉर्ड पता नहीं क्या है। वो पे वैंग लूजन से कहता है ऐसा लगता है कि तुम हारने वाले हो। जिस पे लूजन आगे से कहता है इतने भी कैपेबल नहीं हो तुम। वो पे इन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा थी इसलिए जो यहाँ पे देखने वाले थे उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो सभी आगे से यही बोलते हैं कि वैंगजंग की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम उसे देख ही नहीं पा रहे, अगर मैं होता तुरंत ही सरेंडर कर देता। जिसपे दूसरा बंदा आगे से बोलता है मैं भी जॉब चेंजर हूँ लेकिन मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा कि वो यहाँ पे इतने जल्दी मूव कैसे कर रहा है जबकि हम दोनों ही सेम लेवल पे हैं। वो पे हम लोग चीफ को देखते हैं जो कि सूचंग से पूछता है तुम्हें कौन लगता है कि कौन जीतेगा। जिसपे सूचंग सीधा बता देती है कि लूजन यहाँ पे जीतने वाला है। जिसके अगले पल हम लोग लूजन को देखते हैं जो कि आगे से शैडो क्लाउड पियर्स का इस्तेमाल करते हुए वैंग के ऊपर एक तगड़ी स्लैश मारता है, सॉरी स्ट्राइक मारता है, जिससे वैंग की जो दोनों शॉट थी वो यहाँ पे टूट जाती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे वैंग ही हार गया है, इतनी तगड़ी स्ट्राइक के बाद किसी का मुंह बचेगा। जिसके बाद हम लोग यीलिन को देखते हैं और ये 5वां राउंड भी बिना कुछ करे ही जीत गया, ये आराम से पलटी मार के बैठा है। उतने में ही यहाँ पे यीलिन को कुछ मजेदार चीज दिख जाती है। दरअसल यहाँ पे नीनी और लिंग्यू दोनों आपस में भिड़ने वाले थे क्योंकि ये राउंड कुछ ज्यादा ही मजेदार होने वाला था। वो फिल्म नीनी को देखते हैं जो कि लिंग्यू से कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यीलिन ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया है कि तुम उसको यहाँ पे अपना भगवान ही मान लिए हो। जिस पे लिंग्यू आगे से कहता है कि जब एक बार तुम उसकी असली पहचान जा जाओगी ना तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो क्या चीज है और तब तुम्हें पछतावा होगा। जिस पे नीनी आगे से कहती है हाँ हाँ। जिसके बाद वो फिनिक्स फ्लेम एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए लिंग्यू के ऊपर आग के गोले बरसा देती है, जिससे लिंग्यू को डॉज करने का भी मौका नहीं मिलता क्योंकि नीनी ने इतनी जल्दी यहाँ पे स्पेल को कास्ट किया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि उसके रिफ्लेक्सेस की वजह से वो इजीली यहाँ पे डॉज तो कर लेता है और बीच हवा में आ जाता है और उसको यही लग रहा था कि वो यहाँ पे क्लोज रेंज के अंदर है तो नीनी उसे यहाँ पे हिट नहीं कर पाएगी। उतने में ही नीनी उसे कहती है कि तुम कितने बार यहाँ पे डॉज कर सकते हो जरा मुझे बताना। जिसके बाद वो यहाँ पे जो फायर बॉल्स नीचे गिरे थे वो उन्हें को ही दोबारा कंट्रोल करते हुए एक फायर टॉर्नेडो बना लेती है जो कि ऊपर की तरफ जाता है। तो लिंग्यू आगे से कहता है अगर मैं डॉज नहीं कर सकता तो फिर सीधा अटैक करूंगा। जिसके बाद वो शॉर्ट किल स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उस फायर टॉर्नेडो को बीच से चीर देता है और पूरे टॉर्नेडो को ही बुझा देता है। हालांकि ये स्किल यूज करते हुए काफी ज्यादा थक गया था।
तो निनी उसे कहती है कि तुम बेवकूफ हो, जिसके बाद वो यहाँ पे लिंगियो से साफ कहती है कि सरेंडर कर दो। जिसके बाद वो रेड फिल्म सर्च का इस्तेमाल करती है, जिससे लिंगियो के चारों तरफ भटकती हुई ज्वाला आ जाती है जो उसे चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद ये बोलना बड़ी चाव से है कि जो भी मुझे हल्के मिलेंगे उन्हें यहाँ पे कीमत अदा करनी पड़ेगी। निनी उसे कहती है ओवर कॉन्फिडेंट तुम अपने ऊपर जरा ध्यान दो। तो पे येलिन को भी समझ में आ जाता है कि लिंगियो का अंत कुछ ज्यादा ही खराब होने वाला है, क्योंकि उस बेवकूफ औरत का अपहरण होना किसी सजा से कम नहीं है। वहीं पे हम लोग चीफ को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे लिंगियो की चिंता करने लगता है और सभी लोगों से कहता है कि रेडी रहो उसे यहाँ पे सेव करने के लिए। वहीं पे सूचंग पहले ही बता देती है कि लिंगियो यहाँ पे हारने वाला है। अब भैया तुम किसी को यहाँ पे जलती हुई भट्टी के अंदर डाल दो, क्या वो बचेगा? हम लोग लिंगियो को देखते हैं जो कि अटैक को डॉज या फिर काउंटर वाउंटर कुछ भी नहीं करता, वो अटैक को सीधा चीरते हुए बाहर निकलता, जिससे निनी भी हैरान हो जाती है ये कैसा आदमी है भाई। हैंडलिंग उस अटैक को झेलते हुए सीधा बाहर निकलता है और निनी के ऊपर हमला करता है और वो निनी के कंधे के ऊपर एक अच्छी सी यहाँ पे स्ट्राइक भी मार देता है, ये कहते हुए ये वार्निंग है, मुझे तो तुम उंगल कर सकती हो लेकिन येलिन को बिल्कुल भी ना करना। जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। ऑफ कोर्स लिंगियो यहाँ पे हारा गया। जिसके बाद मेडिक्स बुलाई जाती है लिंगियो को सेव करने के लिए। वहीं पे येलिन भी आगे से अपने प्रोटेक्टिव स्पेल का इस्तेमाल करता है ताकि वो उसके हार्ट को प्रोटेक्ट कर सके ये यांग यांग बैलेंस की मदद से। वहीं पे निनी को आगे से रिग्रेट हो रहा था, वो बोलती है कि उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी आगे तक बढ़ जाएगा। येलिन उससे कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। इसके बाद लिंगियो को हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है, उसकी जान खतरे में नहीं, टेंशन न लेना तुम उसकी। हालांकि वो जाते हुए येलिन से कहता है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करना, जान लगा देना तुम। इसके बाद 4 कैंडिडेट्स बचे हुए थे जहाँ पे येलिन का मुकाबला लोजन से होने वाला था, वहीं पे निनी का इस बंदे जिसका नाम लिंगलिन है। जिसके बाद दोनों में से जो जीतेगा उनका यहाँ पे सेमीफाइनल मुकाबला होगा। तो पे कई सारे प्रिंसिपल यहाँ पे लोजन के प्रिंसिपल से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है लोजन जीतेगा? तो इस पे प्रिंसिपल को यहाँ पे लोजन के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे वही जीतेगा। जिस पे अपने वाले प्रिंसिपल उनसे बोलते हैं क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वही जीतेगा, क्योंकि उसका अपोनेंट यहाँ पे 18 लेवल का फॉरबिडन स्पेल कास्टर है। जिस पे लोजन का प्रिंसिपल आगे से कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर वो फॉरबिडन स्पेल कास्टर है, क्या वो इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे अपनी जान को खतरे में डालेगा और लगातार फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करेगा बिना अपनी लाइफ की चिंता किए हुए। जिस पे प्रिंसिपल आगे से कुछ भी जवाब नहीं दे पाते, बस इतना ही कहते हैं कि अभी भी यहाँ पे नीनी बाकी है, उसको भी हल्के में ना लेना। लोजन का प्रिंसिपल आगे से कहता है मुझे नहीं लगता कि वो एक सिंगल स्पेल भी यहाँ पे कास्ट कर पाएगा। जिसपे प्रिंसिपल आगे से बोलते हैं देखते हैं कि कौन आखिर में हंसता है और कौन आखिर में रोता है। जिसके बाद हम लोग लोजन को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे येलिन से कहता है कि आखिरकार मुझे तुमसे फाइट करने का मौका मिल ही गया, सिर्फ मैं तुमको यहाँ पे राइवल के तौर पे देखता हूँ, जैसे ही मैं तुम्हें हरा दूंगा इस साल की टॉप स्कोरर मेरी हो जाएगी। येलिन उससे कहता है ऐसा क्या? जिसके बाद मैच शुरू हो जाता है तो लोजन उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो येलिन आगे से फैसला करता है कि वो कोई भी यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि लोजन यहाँ पे उसकी लाइफ स्पैम शॉर्ट स्किल से कितने ज्यादा हिट ले सकता है। तो लोजन काफी ज्यादा हैरान होता है यहाँ पे येलिन को इस तरीके से फाइट करता हुआ देखते, क्योंकि उसने आज तक कभी भी नहीं देखा था कि स्पेल कास्टर यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कॉम्बैट में फाइट करे। तो येलिन उससे कहता है कि आज तक तुम मुझसे कभी मिले कहाँ हो। इसके बाद येलिन इसी तरीके से लाइफ स्पैम शॉर्ट स्किल का यूज करते हुए लोजन के ऊपर स्ट्राइक मारने लगता है और जैसे जैसे स्ट्राइक का नंबर बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे लोजन को यहाँ पे स्ट्राइक को रोकने में दिक्कत होने लगी थी। चौथी या पांचवें स्ट्राइक में लोजन पीछे खिसक जाता है। वहीं पे सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे क्या स्पेल कास्टर इसी तरीके से फाइट करते हैं क्या? येलिन ने अभी तक कोई भी यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्या वो कोई भी स्पेल इस्तेमाल नहीं करेगा क्या? इसी तरीके से यहाँ पे लोजन के साथ में क्लास करता रहेगा और कई सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन देखने में बड़ा मजा आ रहा था कि क्या चल रहा है। वहीं पे लोजन का प्रिंसिपल आगे से कहता है येलिन जो शॉर्ट स्किल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है कहीं वो फॉरबिडन स्किल तो नहीं है जो कि यहाँ पे उसके फॉरबिडन स्पेल के साथ जुड़ी हो। तो फिर हमारे प्रिंसिपल आगे से बताते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, ये लाइफ स्पैम शॉर्ट स्किल है, एक शॉर्ट स्किल जो कि यहाँ पे लाइफ स्पैम को कंज्यूम करती है और हर एक स्लैश पहले वाले से दुगना स्ट्रॉन्ग होते जाता है। लोजन का प्रिंसिपल आगे से कहता है येलिन ने अभी कितनी बार यहाँ पे अपनी शॉट को स्विंग किया है कि यह मैच उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है क्या? जिस पे प्रिंसिपल आगे से यही बोलता है लोजन हारने वाला है वो ज्यादा जरूरी है। तो लोजन का प्रिंसिपल आगे से कहता है इतनी जल्दी खुश ना हो, अभी मैच बाकी है। वहीं पर लोग येलिन को देखते हैं जो कि लोजन के ऊपर इसी तरीके से स्ट्राइक मारते रहता है और उससे कहता है कि सरेंडर नहीं करोगे क्या? वहीं पे वो मन के अंदर सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो खुद यहाँ पे हारा जाएगा। बेसिकली अगर वो लाइफ स्पैम शॉर्ट स्किल का इस्तेमाल ज्यादा करेगा तो लोगों को शक नहीं होगा क्या कि इसने कितने साल यहाँ पे फूक दिए। तो फिर हम लोग लोजन को देखते हैं जिसका सबर टूट जाता है और वो येलिन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया है। जिसके बाद वो हैवी शॉट और स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और येलिन के ऊपर दोगुनी फोर्स से हमला करता है। येलिन को भी समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इसके बाद लोजन येलिन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही एक हो जो कि यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है? जिसके बाद यहाँ पे लोजन आगे से फॉरबिडन स्पेल तलिस्मा का इस्तेमाल करता है और वो भी आगे से फॉरबिडन स्पेल शैडो ड्रैगन मेटियोर का इस्तेमाल करते हुए येलिन के ऊपर एक तगड़ी स्ट्राइक मारता है। येलिन आगे से अपनी शॉट की मदद से वो स्ट्राइक ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन धमाके की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि येलिन की शॉट दूर जाके गिरती है और हम लोग देखते हैं कि स्पीयर येलिन के सीने के आर पार हो गया था जो कि उसके दिल को सीधा चीरते हुए निकल गया है। वहीं पे लोजन येलिन से कहता है वैसे भी तुम ज्यादा नहीं जियोगे तो फिर पहले ही मर जाओ। वहीं पे सभी लोग शॉक हो गए थे कि लोजन ने यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल तलिस्मा का इस्तेमाल किया और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये बौखला गया है क्या? फॉरबिडन स्पेल तलिस्मा बिल्कुल यहाँ पे येलिन की तरीके ही काम करता है। बेसिकली जो भी इसको
को इस्तेमाल करेगा उसकी बॉडी के ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि लूजन भी निपटना चाहता है क्या, जो उसने यहाँ पे इस तलिस्मा का इस्तेमाल किया। जिसके बाद हम लोग एग्जामिनर को देखते हैं जो कि चीफ से कहता है कि यहाँ पे यूका एकेडमी ने यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल किया है ताकि वो लोग टॉप स्कोरर बन सके। ये चीज इलीगल नहीं है क्या? जिसपे चीफ आगे से ये बोलता है कि सिर्फ तुम्हें जीत ही फ्यूचर दिला सकती है। ये बड़ी दुख की बात है कि येलिन की जिंदगी खतरे में है, इसलिए हम लोगों को मेडिक्स को बुलाना पड़ेगा। वहीं पे हम लोग अपने वाले प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि आगे से भड़क जाते हैं, ये कहते हुए कि तुमने अपने स्टूडेंट को यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करने की परमिशन दी, तो मैंने लगता है कि तुम ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हो सिर्फ जीतने के लिए। इस पे लूजन का प्रिंसिपल आगे से कहता है कि वो खुद इस चीज के लिए अग्री किया था और क्या तुम यहाँ पे हार को हार नहीं मानोगे क्या? इस पे प्रिंसिपल आगे से बोलते हैं कि तुम बेशरम हो। जिस पे लूजन का प्रिंसिपल आगे से बोलता है कि यार तुम अपने पहले स्टूडेंट को देखो, वो लगातार यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करे जा रहा है, तुम उसको नहीं रोक रहे तो फिर हम अपने वाले को क्यों रोके? और वैसे भी तुम कुछ भी कह लो, हमारी अकेडमी है यहाँ पे टॉप स्कोरर बनेगी। पिनिनी अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने मैं नहीं सोचा था कि लूजन यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल तलिस्मा का इस्तेमाल करेगा मैच जीतने के लिए, वो भी यहाँ पे उस स्ट्राइक को डॉज नहीं कर सकती थी। वहीं पे इसको दुख भी हो रहा था क्योंकि यहाँ पे येलिन मरने वाला था, पता नहीं क्यों। निनी यही बोलती है येलिन ने अगर यहाँ पे निनी की एडवाइस ले ली होती तो उसका ये हाल ना होता। पीछे से जोगे आगे से बोलता है इतनी चिंता ना दिखाओ, अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ है। वहीं पर हम लूजन को देखते हैं और इसके हालात खराब हो चुके थे और ये येलिन से कह रहा था क्या फर्क पड़ता अगर तुम लेवल 18 पे हो, हारे तो तुम मुझसे ही ना। उतने में येलिन खड़ा होता है, ये कहते हुए किसने बोला भाई मैं हार गया? उसको देख के लूजन हैरान कि ये साला किस मिट्टी का बना है, मरता ही नहीं। और वो बोलता है कि तुम्हारा दिल तो अभी चीर दिया गया था ना, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? तो इस पे येलिन आगे से बोलता है कई सालों से फॉरबिडन स्पेल कास्टर यहाँ पे आए नहीं है, अवेकन नहीं हुए हैं, इसलिए लोग भूल चुके हैं कि ये क्लास कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। कोई भी यहाँ पे स्पेल कास्टर को मार नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ पे खुद अपने स्पेल से मारे जाते हैं। जिसके बाद ये फॉरबिडन स्पेल अनडाइंग का इस्तेमाल करता है और तुम्हें याद होगा ना, मैंने तुम्हें एक स्पेल के बारे में बताया था जिसके अंदर येलिन यहाँ पे एक फैटल स्ट्राइक को रिवर्स कर सकता है। तो येलिन आगे से वही स्पेल का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को यहाँ पे रिकवर कर लेता है। हालांकि उसने यहाँ पे 2.5 साल अपने कुर्बान कर दिए हैं। अरे सेब खा के रिकवर कर लेगा, जिससे सभी लोग और भी ज्यादा हैरान कि ये साला मरता क्यों नहीं। क्या फॉरबिडन स्पेल कास्टर इतने ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं क्या कि दिल के टुकड़े हो जाने के बावजूद वो मरे ना? ये बंदा कहीं इमॉर्टल तो नहीं? एक एग्जामिनर आगे से कहता है अनडाइंग ये फॉरबिडन स्पेल तो कई सौ सालों पहले यहाँ पे गायब हो गया था ना, येलिन ने ये सीखा कैसे? जिसपे चीफ आगे से यही बोलता है वो फॉरबिडन स्पेल कास्टर है इसलिए जल्दी सीख गया होगा। अगर वो यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल कास्टर ना होता तो फिर इसका पोटेंशियल सच में बहुत बड़ा होता। वो अपने लाइफ स्पैन को यहाँ पे इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो फैटल अटैक को यहाँ पे रोक सके और इतने समय उसका इक्विपमेंट यहाँ पे उसकी बॉडी की चोटों को हील कर रहा है, इसलिए वो इतना ज्यादा यहाँ पे शांत है। जिसके बाद येलिन आगे से यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है, ये कहते हुए कि अब मेरी बारी है। इसके बाद वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर का इस्तेमाल करता है और लोजन के ऊपर बिजली गिरा देता है। जिससे लोजन के साथ क्या होता है वो उसकी चीख ही बताती है। वहीं पे ये धमाका इतना ज्यादा था कि आसपास जो लोग खड़े हुए थे उनको भी ये आवाज सुनाई दे रही थी और उन्हें भी डर लगने लगा था। इसके बाद यहाँ पे एग्जामिनर्स आते हैं जो कि येलिन को विजेता बताते हैं और साथ ही में मेडिक्स को बुलाते हैं ताकि लोजन को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा सके। जिसके बाद येलिन पीछे मुड़ता है तो फिर उसे यहाँ पे सभी प्रिंसिपल दिखाई देते हैं जो कि उसी की तरफ टटके लगाए देख रहे थे। इसलिए अगले ही पल ये मुंह के अंदर से यहाँ पे खून की पिचकारी मारता है, ये दिखाने के लिए भैया अमर नहीं हुए, मेरी भी फटती है। तगड़ा फॉरबिडन स्पेल मारने के बाद में मेरे भी अंदर के ऑर्गन चीख देते हैं कि बस कर दादा, कितना तड़पाएगा। प्रिंसिपल आगे से कहते हैं कि देखो भाई येलिन का फॉरबिडन स्पेल बैकफायर कर गया। जिसपे अपना प्रिंसिपल आगे से कहता है उसने इतना तगड़ा फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल किया है, मुझे इसी बात का डर है कहीं उसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो सभी डैमेज ना हो गए हो। वो भी येलिन अपने मन के अंदर ये सोचता है जितनी हो सके उतनी ज्यादा एक्टिंग करूं भाई, अगर इनमें से कोई भी मेरे ऊपर शक खा गया तो मेरे लग जाएंगे। वहीं पर लोग लूजन के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि आगे से रिपोर्ट कर देता है, ये कहते हुए कि येलिन ने यहाँ पे इतना पावरफुल फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल किया है सिर्फ एक 14 लेवल जॉब चेंजर के ऊपर, ये पूरी तरीके से अटेम्प्ट टू मर्डर है। जिसपे अपना प्रिंसिपल आगे से कहता है कि कुछ शर्म हया है या नहीं, या फिर बेच खाया उसको भी तलिस्मा खरीदने के लिए। खैर जो यहाँ पे एग्जामिनर आए हुए थे वो इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने भी रूल को तोड़ा था ये तलिस्मा इस्तेमाल करके। इसलिए लूजन का प्रिंसिपल यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इसके बारे में रिपोर्ट करेगा। वहीं पे ये अपने मन के अंदर सोचता है इस एग्जाम ने तो भाई नानी याद दिला दी, ये तो साला यहाँ पे कैंसर को निपटाने से भी ज्यादा थकाऊ है। उतने में यहाँ पे नीनी आती है जिसको देख के येलिन आगे से बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, असली मुसीबत तो अब आएगी। नीनी आती है और वो येलिन से कहते हैं अगर तुम चाहो तो तुम आराम कर सकते हो जब तक तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाती हमारी फाइट से पहले, क्योंकि मैं कोई भी एडवांटेज लेना नहीं चाहती तुम्हारा। येलिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद अगला सीन 30 मिनट के बाद का होता है। वहीं पे सभी लोगों को इसी राउंड का सबसे ज्यादा इंतजार था क्योंकि एक तरफ यहाँ पे जुगे की डॉटर है और दूसरी तरफ जुगे का डिसाइपल, और वो दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले हैं ताकि पता चल सके कि कौन यहाँ पे टॉप स्कोरर बनेगा। वहीं पे भीड़ यहाँ पे कुछ ज्यादा ही थी सिर्फ ये मैच देखने के लिए। वहीं पे नीनी ने लूजून का सेक कवा बनते हुए देख के समझ लिया था कि फॉरबिडन स्पेल कास्टर बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, उसे किसी भी कीमत पे यहाँ पे उनके स्पेल को डॉज करना ही पड़ेगा, उनसे वो चोट नहीं खा सकती। वहीं पे येलिन का अलग दिमाग चल रहा था, वो मन के अंदर सोचता अगर मैंने गलती से भी इसके ऊपर फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल कर लिया और इसे गलती से भी
थोड़ी से ज्यादा चोट लग गई तो फिर जोगे मुझे कच्चा चबा जाएगा, जिसके बाद जो अपरिचित बन के मेरा टॉर्चर होगा वो तो अलग ही लेवल की बात रहेगी। फाइट जैसे शुरू होती है तो निनी तुरंत ही अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करती है और वो येलेन के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, ये मैं जीत के रहूंगी। इसके बाद वो आगे से एक्सप्लोसिव फिनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल करती है येलेन के ऊपर। येलेन उसे भागते हुए डॉज करता है तो वो तब भी नहीं रुकती और लगातार उसके ऊपर फायरबॉल से हमले करती रहती है। येलेन भी आगे से अपने लाइफ स्पैम को सेक्रीफाइस करते हुए स्पीड की मदद से उन्हें डॉज करता रहता है और मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे हमले नहीं कर सकता है तो वो कम से कम यहाँ पे अटैक को डॉज करता रहेगा और कभी ना तो कभी नीनी का यहाँ पे माना खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो एक मेज है और बिना माना कि वो कोई भी स्पेल यहाँ पे कास्ट नहीं कर पाएगी। जिसके बाद येलेन इसी तरीके से यहाँ पे डॉज करते रहता है नीनी के अटैक्स को। जैसे जो ऑडियंस थी वो इसी बारे में बात कर रही थी कि यहाँ पे येलेन नीनी के ऊपर अपनी थंडर अटैक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, कहीं वो उसके ऊपर यहाँ पे तरस तो नहीं खा गया इसलिए वो उसके ऊपर यहाँ पे हमला नहीं कर रहा है। जिसपे कुछ लोग आगे से बताते हैं कि हमने सुना है कि येलेन को यहाँ पे जोगे ने अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट किया है, इसलिए शायद से वो यहाँ पे नीनी को जीतने के लिए दे रहा है। नीनी भी आगे से यही बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम इसी तरीके से डॉज करते रहोगे तो फिर क्या तुम मेरी यहाँ पे बेइज्जती करना चाहते हो। इस पे येलेन दोबारा उसके अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई रूल्स है क्या कि मैं यहाँ पे कोई अटैक को डॉज नहीं कर सकता। जिससे नीनी और ज्यादा भड़क जाती है, जिसके बाद एक पावरफुल अटैक करते हुए कहती है कि देखते हैं कि तुम इसको कैसे डॉज करते हो। जिसके बाद वो आगे से रेड फ्लेम सर्च का इस्तेमाल करती है। येलेन अपने मन के अंदर सोचता है ये बेवकूफ औरत सच में मेरे लिए परेशानी खड़ी करेगी, लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और ऊपर की तरफ जंप करता है, जिससे वो अटैक को यहाँ पे पीछे की तरफ छोड़ता हुआ तेजी के साथ नीनी की तरफ आगे बढ़ता है। एक बार तो वो येलेन की स्पीड को देख के हैरानी हो जाती है, लेकिन येलेन उसके ऊपर हमला नहीं करता। शॉट की उल्टी की तरफ से यानी कि जिस तरफ धार नहीं होती उसके सर के ऊपर मारते हुए कहता है कि तुम हार गई। नीनी अभी भी नहीं समझती कि ये येलेन का बड़प्पन है कि वो उसके इतने प्यारे तरीके से हार नहीं दे रहा है, ये अभी भी इस चीज को यहाँ पे बेइज्जती के तौर पे लेती है। वहीं पे लौंडे इसको प्यार के तौर पे देख रहे होंगे, मैं लिख के देता हूँ ये बात, कितना अच्छा लड़का है बताओ, लड़की को चोट तक नहीं पहुंचाना चाहता, यही बोल लोगे अपने मन के अंदर। खैर नीनी को ये बात कौन समझाए कि वो उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, उसके ऊपर प्यार दिखा रहा है, लेकिन ये बात ये नहीं समझती तो उसके ऊपर दोबारा फायरबॉल से हमला करने लगती है, ये कहते हुए कि मैं तुम जैसे घटिया आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। वो येलेन उसके अटैक्स को डॉज करते हुए अपने मन के अंदर सोचता है ये बेवकूफ है या फिर घमंडी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर नीनी आगे से कुछ भी नहीं समझ रही थी, इसलिए वो दोबारा एकदम तगड़ा अटैक करती है, ये कहते हुए कि अगर तुम डॉज करने में इतने ही माहिर हो तो फिर इसे डॉज करके दिखाओ। वो नीनी ने कुछ ज्यादा भयंकर अटैक कर दिया था, उसकी स्किल का जो प्रेशर था वो यहाँ पे ऑडियंस को भी महसूस हो रहा था। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि नीनी यहाँ पे किस टाइप का अटैक करने वाली है। यहाँ तक कि जोगे और येलेन भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रही है, ये पक्का मरवाएगी हमें। जिसके बाद नीनी येलेन के ऊपर यहाँ पे फायर टॉर्नेडो से लगातार हमले करते रहते और पता नहीं कितने टॉर्नेडो उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। येलेन आगे से साइड में हट के डॉज करने की कोशिश करता है तो टॉर्नेडो के ऊपर यहाँ पे ऑटो एम सेट था, बेसिकली येलेन का पीछा करने लगते हैं जिस तरह वो भागने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम लोग नीनी को देखते हैं और वहीं पे येलेन अपनी जान बचा के भाग रहा था। वहीं पे नीनी का माना शायद से अब खत्म हो चुका है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हाफ रही थी और वो येलेन से कहती है कि हार मान लो, तो येलेन उससे कहता है हार मान लो, खुद से ही बातें कर रही हो क्या। जिसके बाद वो तेजी के साथ में घूमता और सीधा नीनी की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि जब भी तुम किसी अपोनेंट का सामना करो जिसके पास यहाँ पे फास्ट स्किल हो और वो कुछ ज्यादा ही तेज हो तो फिर उसके ऊपर यहाँ पे ऑटो एम वाली स्किल से नहीं इस्तेमाल की जाती, क्योंकि ये सीधा यहाँ पे खुद को ही निपटा लेने के बराबर का होता है। ये एकदम सिंपल सी बात थी, तुमने स्कूल में नहीं सीखी क्या। जिससे यहाँ पे नीनी काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं पे फायर टॉर्नेडो इन दोनों की तरफ आगे ही बढ़ते जा रहे थे, इसलिए ये लेनी यहाँ पे नीनी से कहता है कि गिव अप करो और अपनी स्किल को यहीं पे ही खत्म करो। तो हम लोग इस बंदी का डेडिकेशन देखते हैं, ये आगे से मना कर देती है, ये कहते हुए तुम्हारे सपनों में, और ये येलेन से कहते हैं कि भले ही दोनों एक साथ मर जाए लेकिन तुमसे तो मैं नहीं हारूंगी। जिसपे जोगे भी चीख उठता है, ये कहते हुए ये कुछ ज्यादा है, नहीं करो ऐसा, बेवकूफ चीजें बिल्कुल भी ना करो। चीफ जल्दी से यहाँ पे जितने भी एग्जामिनर थे उन सभी से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, उन दोनों को सेव करो। जितने भी एग्जामिनर थे वो सभी आगे से ये चिल्ला रहे थे कि पता नहीं कब से हम लोग ओवरवर्क करने जा रहे हैं, इसका तो हमें पेमेंट भी नहीं मिलने वाला। येलेन को समझ में आ जाता है कि ये पागल औरत दोनों को ही निपटवा देगी, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ता है और यहाँ पे नीनी को साइड में करते हुए तुरंत पता नहीं क्या सेक्रीफाइस करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के सामने ही एक बहुत बड़ी वॉल आ जाती है, जो कि यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल वेलिंग वॉल था, ये नाम था इसका। हमें इस फॉरबिडन स्पेल के बारे में बताया जाता है कि ये वेलिंग वॉल यहाँ पे लाइफ स्पैम के सेक्रीफाइस के बदले में आती है और इसको यहाँ पे हेल की एकदम गहराइयों से समन किया जाता है, जो कि आने वाले अटैक्स को इमीडिएट ब्लॉक कर सकती है और उन्हें निलिफाई कर सकती है अगर अटैक का लेवल यहाँ पे 20 से ऊपर नहीं है स्पेल कास्टर से। तो बेसिकली अगर येलेन का लेवल यहाँ पे 20 है और सामने वाले का 40 तो इजीली वो यहाँ पे इस वॉल का इस्तेमाल कर सकता है और अटैक ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर येलेन का 20 है और अटैकर का 50 तो फिर अटैक ब्लॉक नहीं होगा, ओवरलोड हो जाएगा ना वॉल के लिए। खैर क्योंकि नीनी का लेवल यहाँ पे काफी ज्यादा कम था, इसलिए वेलिंग वॉल इजिली यहाँ पे जितने भी अटैक थे उन सभी को यहाँ पे अपने अंदर सैलो कर लेती है और अटैक्स को न्यूलिफाई कर देती है। इसको देख के एग्जामिनर और ऑडियंस दोनों यहाँ पे हैरान हो गए थे इस तरीके के फॉरबिडन स्पेल को देख के। वहीं पे हम लोग येलेन को देखते हैं और इसका भी पानी निकल गया था, इतना तगड़ा फॉरबिडन स्पेल समन करने के बदले में। जिसके बाद वो नीनी से कहता है कि अपने यहाँ आंसू पोछो, तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं। वहीं पे नीनी का दिल पिघलने
लगा था वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये इतना भी खराब आदमी नहीं है। वह भी ऑडियंसेस के मजे ले रहे थे। वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मैं थोड़ा सा इनकी रिलेशनशिप को लेकर इंटरेस्टेड हूँ। वह भी लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये लिन जानबूझ के डॉज कर रहा था ताकि वो यहाँ पे नीनी को नुकसान न पहुंचा दे। वह भी जब ये लोग इन सभी चीजों के मजे ले रहे थे उतने में ही ये लिन नीनी के ऊपर लात मार के उसे स्टेज से नीचे फेंक देता है। ये कहते हुए नीचे भाग जाओ, मैं हूँ यहाँ का टॉप स्कोरर। वहीं पे नीनी मुंह के बल सीधा जमीन पे जा गिरती है, जिसको देख के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि हम लोग शायद से गलत सोच रहे थे। यहाँ तक कि जोगे भी हैरान हुआ था, जिससे नीनी का दिल जो पहले पिघल रहा था अब वो दोबारा जम जाता है और वो दोबारा येलिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ हुआ नहीं, तुम बस इंतजार करते रहो, मैं तुम्हें पीछे पछाड़ दूंगी। इसके बाद एग्जामिनर आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे येलिन को घोषित कर देता है कि यहाँ पे येलिन ने चारों राउंड के अंदर सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है और सारे राउंड्स के अंदर उसने फुल मार्क्स हासिल किए हैं, जिस वजह से वो इस साल के फाइनल एग्जाम के अंदर यहाँ पे टॉप स्कोरर है। इसके बाद सभी लोग येलिन की तारीफ करने लगते हैं और उसको यहाँ पे टॉप स्कोरर बुलाने लगते हैं। उन्हीं में से एक लड़की यहाँ पे येलिन से पूछती है कि अब अगर वो यहाँ पे टॉप स्कोरर है तो वो कौन सी एकेडमी के अंदर जाना चाहेगा, जिस पर येलिन खुशी खुशी बताता है कि वो सुप्रीम एकेडमी जाना चाहता है। तो फिर सभी लोग उसके लिए यहाँ पे तारीफ करने लगते हैं और इन्हीं के बीच में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसने नीला चोगा पहना हुआ था। इसके ऊपर फोकस करना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सोचंग चीफ और शायद से अपने वाले प्रिंसिपल आते हैं और वो लोग येलिन से कहते हैं कि तुम हमारी एकेडमी के अंदर नहीं आ सकते हो। येलिन उन लोगों से पूछता है क्यों भाई, क्या वजह है, जिसपे वो लोग नीचे उतरते हैं और उसको बताते हैं कि तुम एक फॉरबिडन स्पेल कास्टर हो, जिसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे 24 साल से ज्यादा नहीं जियोगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है और तुम्हें अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। येलिन आगे से इस बात को समझता है और उन लोगों से कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसपे बाकी लोगों को भी इसमें कोई भी यहाँ पे शंका नहीं हुई थी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कोई भी एकेडमी किसी फालतू को नहीं अटेंड करेगी जब उन्हें कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। लेकिन तभी बीच में जोगे एंटर होता है और वो यहाँ पे सोचंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जिस बात की चिंता हो रही है मैंने उसका सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढ लिया है। जिसपे सोचंग उसे पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है भाई, जिसपे जोगे आगे से बताता है ये मेरा डिसेबल है और मैंने यहाँ पे एक नया तरीका ढूंढा है जिससे हम लोग यहाँ पे फॉरबिडन स्पेलकास्टर के ऊपर जो नुकसान होता है उसको कई गुना कम कर सकते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर तुम येलिन की बॉडी के ऊपर यहाँ पे चेकअप कर सकती हो। जिसपे चीफ यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही में अपने प्रिंसिपल भी। अगर ये बात सच है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। सोचेंगे यहाँ पे जोगे से कहती है कि तुम एक स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर हो। पता नहीं जब भी मैं ये एस्ट्रोलॉजर वर्ड सुनता हूँ मुझे कुछ याद आता है। खैर सोचेंगे यहाँ पे जोगे से कहती है कि तुम उतने ही नॉलेजेबल और स्किल्ड हो जितने हमारी एकेडमी के प्रोफेसर। लेकिन क्या हो अगर ये बंदा यहाँ पे यानी कि येलिन 25 से ऊपर ना जिया तो फिर जो रिसोर्स हम लोग इसके ऊपर खर्चा करने वाले हैं उसके तुम पैसे दोगे क्या। जोगे आगे से कहता है कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से एक जीनियस का यहाँ पे तुम फ्यूचर खराब तो ना करो कम से कम। सोचेंगे आगे से कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोल रही, अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से मैं यहाँ पे सीरियस हूँ। सुप्रीम एकेडमी कभी भी यहाँ पे एक फॉरबिडन स्पेल कास्टर को नहीं लेगी। वहीं पे अब सभी लोग ये मुद्दा छोड़ देते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम एकेडमी स्पेल कास्टर को क्यों नहीं लेना चाहती। अब वो सभी इस बात के अंदर यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि यहाँ पे जोगे और सोचेंग का क्या रिलेशनशिप है, क्या वो दोनों पहले यहाँ पे कपल थे वगैरह वगैरह। देख रहे हो उनका दिमाग तुम। येलिन यहाँ पे जोगे से कहता है कोई बात नहीं है, अगर वो यहाँ पे सुप्रीम एकेडमी के अंदर नहीं जा सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं, उसकी यहाँ पे कुछ खास फीलिंग नहीं है एकेडमी को लेके। उतने में एक बंदा येलिन के ऊपर हमला कर देता है। ये कहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी एकेडमी के बारे में बुरा भला बोलने की। जोगे जल्दी से येलिन से कहता है कि डॉज करो, तो येलिन जल्दी से यहाँ पे डॉज तो करता है लेकिन अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसका हाथ यहाँ पे जख्मी हो गया था। येलिन उससे पूछता है तू कौन है बे। तो ये बंदा येलिन से कहता है कि तुम बस एक फॉरबिडन स्पेल कास्टर हो, हवा में धूल के बराबर, यानी कि कोई भी औकात नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी एकेडमी के बारे में भला बुरा बोलने की। जिसके बाद ये येलिन से बोलता है इतना याद रखना जिसने तुम्हें हराया है वो सुप्रीम एकेडमी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट गुवान लू है। अबे हराया कहाँ बे उसको, स्नीक अटैक किया है तूने। जिसके बाद सोचंग बोलते और मुझे लगा था ये कुछ ज्यादा बोलेगी लेकिन ये सिर्फ इतना ही बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को नुकसान पहुंचाने की, तुमको यहाँ पे अपोलॉजी लेटर लिखना पड़ेगा। अपोलॉजी लेटर, हमारे हाथ तोड़ दिया भाई हमारे लौंडे का, एक लेटर लिख के तुम उसे छोड़े दे रही हो। अरे भूल जाता हूँ भाई कि यहाँ पे गाड़ी चढ़ा देने पे भी सिर्फ 300 वर्ड के लेटर लिखवा दिए जाते हैं माफी के तौर पे। वही पे तुम इसका एटीट्यूड देखो, ये आगे से बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता था प्रोफेसर सू, मैं तो बस हेलो बोलना चाहता था, किसे पता था कि ये इतना ज्यादा कमजोर होगा। साले ऐसे हेलो कौन बोलता है एकदम कोने से निकल के। आगे ले उसे मिलने ना चले जाना नहीं तो सीधा कोपचे में मारेगा तुम्हें वो, और जिसके बाद मुलाकात मुकेलात में बदल जाएगी। खैर बाकी सभी लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं येलिन से पूछने के लिए कि तुम ठीक तो हो। जिसके बाद येलिन आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे उस बंदे से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ मैं ये याद रखूंगा। जिसपे ये बंदा अभी भी चीजों को हल्के मिले रहा। वो आगे से कहता है कन्विंस नहीं हुए क्या कि तुम कमजोर हो, तुम मुझे किसी भी टाइम चैलेंज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। येलिन आगे से कहता है बेटा अगर यहाँ पे ज्यादा लोग ना होते तुम्हें धर के कूट देता, तुम्हारा जो मसाला बना के लेप देता ना दीवार पे किसी को पता भी ना चलता कि ये तुम्हारा ही है। इस बार जाने दे रहा हूँ, अगली बार मैं पक्का अपना बदला ले लूंगा। जिसपे आगे से हंसते हुए कहता है तो बस कचड़ा हो कचड़ा, मैंने तुम्हारे साथ 2 बार बात के कर ली, तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारा
तुम्हारे बारे में केयर भी करता हूँ, तो मुझे लाइफ टाइम में कभी भी हरा नहीं पाओगे। तो वही आगे से नहले पे दहला मार देता है और वो उसे लपेट लेता है, ये कहते हुए कि 1 साल के बाद में मैं तुम्हें ढूंढूंगा, जिसके बाद हम दोनों यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का बैटल करेंगे, है औकात एक्सेप्ट करने की, क्योंकि एक डेथ मैच कुछ ज्यादा ही हो जाता है। कहता है कि जोगे भी येलिन से कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है पुत्र, लेकिन येलिन यहाँ पे दोबारा उस बंदे को उंगल करते हुए कहता है औकात एक्सेप्ट करने की, जिस पे ये बंदा अभी भी इस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। वो आगे से कहता है डेथ मैच 1 साल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो येलिन उससे कहता है कि भूल ना जाना रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, और वो अपने मन के अंदर सोचता है सुप्रीम एकेडमी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, अब तो इन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि इनकी औकात क्या है, मसल के रख दूंगा इनको। जिसके बाद येलिन जब नीचे उतरता है तो फिर उसका प्रिंसिपल उसे कहता है कि तुमने आज एक अच्छा काम किया है, हमारा एकेडमी काफी ज्यादा खुश है तुम जैसा टॉप स्कोरर पागे। इसके बाद हम लोग येलिन को यहाँ पे जोगे के घर में देखते हैं, जहाँ पे वो जोगे से नीनी के बारे में पूछता है कि वो ठीक तो है ना, जिसपे जोगे आगे से बताता है कि वो थोड़ा सा उदास है तुमसे हारने के बाद में, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। जिसके बाद येलिन यहाँ पे जोगे से पूछता है कि मैं पूछना तो नहीं चाहता लेकिन तुम्हारा सुचेंग के साथ क्या रिलेशनशिप था। जोगे आगे से कहता है मुझे पता था कि तुम इस बारे में पूछोगे, कोई बात नहीं है, वैसे भी ये कोई सीक्रेट नहीं है। जिसके बाद जोगे आगे से बताता है कि सुचेंग मेरी पहली प्यार थी। ऊपर से नीनी आती है जो कि आगे से कहती है पहली प्यार, ये क्या बोल रहे हो पापा जी आप। यहाँ तक कि येलिन भी हैरान हो जाता है ये बात सुन के, वो मन के अंदर समझ आता है ये पक्का कलेश इन लोगों की वजह से हुआ है मेरी जिंदगी के अंदर। येलिन आगे से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दोनों से देखने से लगता है कि तुम दोनों, पता नहीं येलिन आगे क्या बोलना चाहता था, लेकिन मैं इसका मतलब समझ नहीं पाया, पता नहीं ये दोस्त बोलना चाहता था या फिर लवर, पता नहीं क्या। खैर जोगे आगे से बताता है ये एक लंबी कहानी है, जब वो यहाँ पे बच्चा हुआ करता था और अकेडमी के अंदर गया था, तब उसे यहाँ पे सुचेंग के साथ में प्यार हो गया था। तो दोनों ही थे और उन दोनों ने काफी ज्यादा समय एक साथ बिताया था, लेकिन कुछ समय के बाद में उन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया था। इसके 5 साल बाद सुचेंग यहाँ पे दोबारा जोगी के पास में आए थे, ये कहते हुए कि वो उसको भुला नहीं पा रही। उल्टा केस हो रहा है, देख रहे हो तुम, पहला प्यार नहीं भुला पा रही, कौन, लड़की। जोगे भैया यार आप तो एकदम पुराने खिलाड़ी हो इस खेल में। और ये दोनों पैचअप करना चाहते थे, यहाँ पे किसी और को कोई इंटरेस्ट नहीं, सबसे ज्यादा नीनी को है, उसे अपनी माँ की चिंता हो रही। वो आगे से पूछती है फिर क्या हुआ, क्या तुम दोनों एक साथ आ गए। जिसमें जोगे आगे से कहता है कैसे आ जाता भाई, पहले ही तुम पैदा हो गई थी, मैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिससे इन दोनों के पास ही आगे कोई भी सवाल नहीं थे और ये लोग इस टॉपिक को यहीं पे ही खत्म कर देते हैं। फिर जोगे नीनी से कहता है कि तुम इस बारे में ना सोचो, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे फ्यूचर के बीच में आऊंगा, वैसे भी तुम्हारे स्ट्रेंथ और टैलेंट के हिसाब से तुम इजीली यहाँ पे सुप्रीम एकेडमी के अंदर जा सकती हो और तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिसके बाद वो येलिन से कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया चॉइस यही रहेगी कि तुम डाजिया एकेडमी को ज्वाइन कर लो। येलिन आगे से कहता है कि मैं भी वहीं पे ही जाने वाला था, वो भी कोई बुरी चॉइस नहीं है। उसके बाद जोगे उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जाके आराम कर लो, क्योंकि अगले दिन तुम लोगों को यहाँ पे एडमिशन ऑफिस जाना है, एकेडमी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही होगी कि तुम कौन सी एकेडमी को चॉइस करोगे। इसके बाद अगला सीन दूसरे दिन का होता है, जहाँ पे हम लोग किंगचंग एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पे कई सारे मीडिया हाउस आए हुए थे, क्योंकि अब यहाँ पे नीनी और येलिन को कुछ एकेडमी चूज करने वाली थी, इसलिए हर कोई उन्हें देखना चाहता था। सबसे पहले सुचेंग आगे बढ़ती है, जो कि नीनी को यहाँ पे सुप्रीम एकेडमी के अंदर इनवाइट करती है, जिसके लिए नीनी तुरंत मान जाती है। साथ ही में उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसको देख के नीनी अपने मन के अंदर सोचती है कि अब तो वो येलिन के खिलाफ में जीत ही गई है, एकेडमी के अंदर जाने से कोई जीत नहीं पाता। उतने में प्रिंसिपल आगे बढ़ता है, जो कि येलिन से कहता है कि तुम निराश ना हो, सिटी लॉर्ड खुद आया है तुम्हें यहाँ पे टॉप स्कोरर का रिवॉर्ड देने के लिए, जो कि है $5 मिलियन। येलिन आगे से कहता है इतना पैसा। तो इसके बाद हम लोग सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि आगे से यहाँ पे येलिन से कहता है कि तुम हमारी सिटी के सबसे अच्छे स्कोरर हो, इसमें कोई शक नहीं है, और इसका नाम वो हैंग था और ये शायद से आगे आएगा। वो येलिन सिटी लॉर्ड से कहता है सिटी लॉर्ड जी बस पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और मुझे कुछ बात नहीं करनी, बस आप पैसे ट्रांसफर कर दो जितनी जल्दी हो सके। वो जो मीडिया हाउस वाले थे वो सब यहाँ पे खटाखट येलिन और सिटी लॉर्ड की यहाँ पे फोटो खींचे जा रहे थे। वो येलिन आगे से कहता है पैसे कमाएंगे, बस आप ये बताओ भाई। सिटी लॉर्ड आगे से कहता है चिंता ना करो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, हम लोग कुछ भी नहीं काटने वाले, तुम्हें पूरा का पूरा माल मिलेगा। येलिन आगे से कहता है गरीबी में पला बड़ा हूँ मालिक, समझा करिए, गरीब बनने से डर लगता है, पैसा आ जाता तो थोड़ी सी चिंता खत्म हो जाती मेरी। सिटी लॉर्ड आगे से कहता है तुम इतनी बात से चिंता करो यार। जिसके बाद वो कहता है रिवॉर्ड लेके आ जाए हमारे लौंडे के लिए। तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कई सारी कन्या आती हैं, जो कि येलिन के लिए कई सारे रिवॉर्ड लेके आ रहे थे। सबसे मिलता है भाई क्रेडिट कार्ड, जिसके अंदर यहाँ पे $5 मिलियन थे, और साथ ही में यहाँ पे सेल्फ सिलेक्शन स्किल स्क्रोल, वो भी टॉप स्कोरर के लिए, और साथ ही में यहाँ पे एडमिशन क्वालिफिकेशन, जो कि टॉप स्कोरर के लिए दिया जाता है डाजिया एकेडमी की तरफ से। बेसिकली जो टोकन देख रहे हो जो कि यहाँ पे टॉप स्कोरर को मिलता है, ये एक सीक्रेट रियलम है, जिसको सिर्फ यहाँ पे टॉप स्कोरर ही अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे लूट वूट कर सकते हैं। और जो भी लोग इस यहाँ पे रियलम के अंदर अंडर होते हैं, उनको यहाँ पे डैमेज से पूरी तरीके से छुट्टी दी जाती है। बेसिकली वो इम्यून हो जाते हैं डैमेज से, जिससे येलिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों से पूछता है इम्यूनिटी टू डैमेज, जिसका मतलब ये है क्या कि मैं अंदर घुसूंगा तो फिर मेरा जब लेवल 99 हो जाएगा तभी बाहर आऊंगा। इस पे प्रिंसिपल उससे कहता है ये इतना भी खास नहीं है बेटा जी, इस रियलम के अंदर जितने भी मॉन्स्टर होंगे वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन जो तुम्हें इम्यूनिटी डैमेज से मिल रही है वो तुम्हारे लिए सच में सूटेबल है। इसके बाद सिटी लॉर्ड येलिन से कहता है कि हमें
यहाँ पे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। ये सीक्रेट रियलम तुम्हारे लिए टेस्ट भी है। जब तुम इसके अंदर जाओगे तो फिर तुम्हें हमारे लिए दोबारा टाइटल लेके आना है, हमारे किंगचंग के लिए नेशनल टॉप सॉर्सरर का। यिलिन आगे से पूछता है कि ये कौन सा टाइटल है भाई, नेशनल टॉप स्कोरर। इसमें प्रिंसिपल उसे बताता है कि सीक्रेट रियलम के अंदर अगर तुम जाओगे और तुम यहाँ पे टॉप स्कोर करते हो सीक्रेट रियलम के अंदर, तो फिर तुमको यहाँ पे नेशन से टॉप स्कोर का टाइटल दे दिया जाएगा। यिलिन आगे से कहता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है, अगर मैं यहाँ पे नेशनल टॉप स्कोरर बन जाता हूँ तो फिर मुझे जो रिवॉर्ड दिए जाएंगे वो इनसे भी और ज्यादा बढ़िया रहेंगे। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग चिंता मुक्त रहो, अगला टाइटल हमारे खाते में ही आगे गिरेगा। जिसपे वो दोनों येलिन से कहते हैं कि हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, चलो ग्रुप फोटो लेते हैं। जिसके बाद इनकी यहाँ पे ग्रुप फोटो ली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग येलिन को जोगे के साथ में देखते हैं, जो कि येलिन को बताता है कि ये चीज याद रखना कि तुम जब यहाँ पे टॉप स्कोरर रियलम के अंदर जाओगे, बेसिकली वही रियलम जो कि यहाँ पे येलिन को नेशनल टॉप स्कोरर का टाइटल देगी, उसके अंदर तुमको यहाँ पे लाइफ स्पैम कंज्यूम करने वाली कोई भी स्किल नहीं इस्तेमाल करनी है। येलिन आगे से बताता है कि उसको यहाँ पे पहले से ही पता है, भले यहाँ पे ये सीक्रेट रियलम डैमेज टू इम्यूनिटी देती है, बेसिकली तुम्हें कोई भी नुकसान या फिर चोट नहीं लगने देगी, लेकिन वो यहाँ पे एज को बढ़ने से नहीं रोक सकती। वह बेजोगे येलिन से कहता है कि मुझे यहाँ पे किंगचंग के अंदर और भी कुछ काम करने हैं, इसलिए जब तुम बाहर जाओगे तो फिर सावधान रहना। येलिन आगे से कहता है कि आप चिंता ना करिए। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि येलिन इतने समय यहाँ पे किंगचंग से बाहर आया है, यानी कि अपनी सिटी से बाहर टॉप स्कोरर रियलम के अंदर एंटर होने के लिए, जिससे उसे यहाँ पे नेशनल टॉप स्कोरर का टाइटल मिलेगा। जिसके बाद येलिन यहाँ पे संगचंग सिटी के अंदर आता है और ये पहली बार था कि वो यहाँ पे अपनी सिटी से बाहर आया हो। जिसके बाद वो उसी जगह पे जाता है जहाँ से उसे यहाँ पे टॉप स्कोरर रियलम के अंदर जाने का मौका दिया जाएगा। येलिन के लिए पहले से वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट इंतजार कर रही थी, जो कि उसे बताती है कि अभी भी टॉप स्कोरर रियलम को ओपन होने में टाइम है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे इंतजार कर सकता है। अगर उसको यहाँ पे इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको कॉन्टेक्ट कर सकता है। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट येलिन को उसका कमरा दिखाती है और येलिन बड़े आराम से अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि टॉप स्कोरर रियलम अभी तक ओपन नहीं हुआ है, लेकिन वो पहले ही संगचंग के अंदर आ गया। अब उसके पास कोई भी वजह नहीं है बाहर जाने की और ना ही कुछ करने की। चिंता क्यों करते हुए वजह खुद अपने आप आ जाएगी। जिसके बाद अगले ही पल उसके दरवाजे पे खटखट होती है। वो भी जो बाहर खड़ा था उसके अंदर सामान नाम की चीज नहीं थी। वो दरवाजे के ऊपर ठोकते हुए कहता है कि कौन अंदर घुसा हुआ है, दरवाजा खोलो ना। वो येलिन आगे से दरवाजा खोलते हुए अपने मन के अंदर सोचता है तो सिंगल रूम था ना, अब कौन दरवाजे के ऊपर पीटे जा रहा है। वो येलिन दरवाजा खोलता उससे पहले ही दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है फोर्स की वजह से। तो फिर हम देखते हैं कि येलिन के सामने एक लोली खड़ी हुई थी, यानी कि उम्र में तो वो 18 से ऊपर ही होगी, लेकिन साइज में एक बच्ची के बराबर। शुद्ध हिंदी और बेइज्जती वाले लुक में बोले तो गिट्टी, क्योंकि इसकी हाइट कम है। वह पे येलिन से कहती है तुम कौन हो और तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो। इस पे येलिन उससे कहता है कि ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और तुम मेरा दरवाजा क्यों पीटे दे रहे हो पंचिंग बैग समझ के। खैर ये दिखने में छोटी थी लेकिन धमाका बड़ा करती थी। ये अपने हाथों को टाइट करती तो इसके मसल्स दिखने लगते हैं। और येलिन से कहती है कि तुम वो ठरकी हो जो कि मेरे ऊपर हाथ डालना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे रूम के अंदर छुप के बैठे हुए हो। येलिन आगे से कहता है ऐसे भी इल्जाम न लगाओ भाई कि डायरेक्ट दफा 306 लग जाए। इसके बाद लड़की येलिन के ऊपर अपने 250 किलो वाले पंच के साथ में हमला कर देती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें असली रंग दिखाती हूँ। वहीं पे येलिन भी आते हुए फोर्स को महसूस कर लेता है तो वो तुरंत ही डॉज कर लेता है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि फोर्स की वजह से पीछे की तरफ जो दीवारें थे वो सभी टूट जाते हैं और शीशे भी टूट जाते हैं। वो लड़की भी येलिन से कहती है कि तुम भी कुछ ज्यादा ही तेज हो। वहीं पे येलिन ये बात देख के हैरान था कि ये लोली इतने कम टाइम के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रेंथ को कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। जिसके बाद वो बात को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत समझ रही है, वो कोई ठरकी वर्की नहीं है। लेकिन वो लड़की इस बात के ऊपर यकीन नहीं करती, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन नहीं है, पहले ये खाओ फिर हम लोग बात करेंगे। ये तो मारने पे उतारू हो गई। येलिन को समझ में आ जाता है कि उसे अब यहाँ पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने अपेंडिक्स को सेक्रीफाइस करता है और आगे से फॉरबिडन स्पेल रियलम ऑफ वुड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो पेड़ों की कई सारी जड़ें आ जाती है जो कि यहाँ पे उस लड़की को पकड़ लेती है। तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि ये सब क्या है, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। इसके बाद येलिन उसे कहता है स्ट्रगल करना बंद करो, ये नया स्पेल है जो मैंने हाल ही में सीखा है और खासकर तुम जैसे लोलीज के सामने ये सबसे बढ़िया रहता है उन्हें हैंडल करने के लिए। इसके बाद ये काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। येलिन उससे कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस अपना रूम कार्ड दिखाऊंगा। जिसके बाद ये अपना रूम कार्ड बाहर निकालता है, जिसके अंदर यहाँ पे उसका रूम नंबर लिखा हुआ था जो कि 6099 था। और वो उस लड़की से कहता है अच्छे से देख लो ये मेरा रूम कार्ड है। तो वो लड़की आगे से कहती है इम्पॉसिबल, मेरा भी रूम कार्ड यही है, उसमें भी 6099 है। तो फिर येलिन उसको आजाद कर देता है। तो वो जल्दी से अपने बैग के अंदर से अपना रूम कार्ड निकालती है और येलिन से कहती है इसे देखो। तो रूम कार्ड तो सेम था, बस उसे उल्टा पकड़ा गया था, इसलिए नंबर यहाँ पे बदल गए थे। वही होता है ना कि तुम 6 को उल्टा कर दो तो वो 9 में बदल जाता है, वही सिस्टम था इसके अंदर। तो येलिन उसे कहता है मंदबुद्धि, इसको थोड़ा उल्टा तो करके देख लेती। तो फिर इस लड़की को अपनी गलती समझ में आ जाती है, तो वो तुरंत ही माफी मांगने लगते हैं, ये कहते हुए कि मैंने जज्बातों में बह के तुम्हारा मुंह ही तोड़ दिया था, उसके लिए सॉरी। येलिन उससे कहता है कोई बात नहीं है, बाहर जाओ और स्टाफ को बता देना कि वो आके दरवाजा ठीक कर दे जिसकी तुमने यहाँ पे मरम्मत कर दी है। वहीं पे ये लड़की येलिन से कहती है ठीक है, मैं कंपनसेशन के तौर पे तुम्हें आज खाना खिला देती हूँ। वहीं पे हम देखते हैं इसने दरवाजे के ऊपर लात मारी थी, पैर छप गया था, इस वजह से दरवाजा टूटा था। येलिन उससे कहता है कंपनसेशन की कोई जरूरत नहीं
नहीं है, मैं वैसे भी बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम ट्रीट देना चाहो तो फिर दे सकती हो। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और इसी बीच ये उससे पूछता है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुमने जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है वो कुछ ज्यादा ही हाई थी। तो ये लड़की अपना नाम बताती है जो कि मिजुए था और ये हाईचंग सिटी से आई हुई है और वहाँ की टॉप स्कोरर है ये की तरीके ही। और फिर इसका जो प्रोफेशन है वो टिपलस क्लास बजरकर है। ये उससे कहता है अच्छा इसलिए तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। जिसके बाद वो अपने बारे में भी बताता है। तो मिजुए को यह लगता है कि येलिन को पक्का यहाँ पे सुप्रीम एकेडमी ने इनवाइट किया होगा और वो वहीं पे ही जाने वाला है। तो येलिन उसे बताता है सुप्रीम एकेडमी के अंदर वो नहीं जाने वाला है, उन लोगों ने उसे बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया, बल्कि वो तो उसे लेना ही नहीं चाहते हैं। जिसमें मिजुए काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कहती है ऐसा कैसा, जो तुमने स्ट्रेंथ अभी दिखाई है वो तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। तो येलिन उसे बता ही देता है कि फेट ने मेरे लिए यही डिसाइड किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल कास्टर हूँ और क्योंकि फॉरबिडन स्पेल कास्टर ज्यादा जीते नहीं है इसलिए उन लोगों को मेरे अंदर कोई वैल्यू नहीं दिखाई देती। इससे मिजुए काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि मरने मारने की बातें नहीं की जाती है, पहली मुलाकात में तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो येलिन का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है हम लोग डिप्रेसिंग स्टफ के बारे में बात नहीं करते हैं, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाती हूँ। इसके बाद वो येलिन को अपने साथ लेके जाती है और उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है जहाँ पे संचा का सबसे फेमस खाना मिलता है। वहाँ पे येलिन भी इस जगह को एकदम हैरान हो गया था क्योंकि वो भी इस जगह को ढूंढ रहा था, लेकिन ये दोनों आराम से बैठ के खाना खा पाते उससे पहले यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि मिजुए को शायद से जानती थी और वो उससे कहती है तुम जैसा बेवकूफ भी यहाँ पे एक आदमी ढूंढ सकता है, वो भी खाना खाने के लिए। फिर मिजुए जैसे उस लड़की को देखती है तो वो चिल्लाते हुए उसका नाम लेती है जो कि यिनिंग था। तो फिर हम लोग निंग को देखते हैं जो कि अपने ही साथ किसी और को लेके आई थी जिसके साथ वो घूम रही थी और वो मिजुए से कहती है कोई बात नहीं, ऐसा लगता है तुम्हारे लिए भी मीटिंग सीजन आ चुका है। ये एक तरीके से बेइज्जती और मॉक करना था। आई मीन मिजुए दिखने में छोटी है ना, तो उसके लिए बोलना कि मीटिंग सीजन आ गया है कि मतलब वो भी रेडी हो चुकी है बड़े बड़े काम करने के लिए, यू नो दैट माइंड टू माइंड कनेक्ट करने वाला मीम। इसके बाद निंग आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे येलिन से कहती है कि तुम्हें मिजुए के बारे में क्या पसंद है, उसके पास देने को कुछ भी नहीं है, उसके पास ऑफर करने को कुछ भी नहीं है। निंग यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे आज कोई भी फाइट नहीं करना चाहती। इसके बाद वो येलिन से कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, मेरे पास कई सारे यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे उनसे मिलवा दूंगी, चलो कम से कम अपने बारे में तो बात नहीं कर रही। वो भी लिन आगे से एक ऐसी लाइन बोलता है जो किसी लड़की के सामने ना ही बोलना तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो थप्पड़ भी पड़ सकता है। वो निंग से कहता है मुझसे दूर हटो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। और ये वाली बात निंग को 4 जगहों से चुभती है और मिजुए की तो क्या ही बोलो, इसकी तो खासी छूट जाती है। ऑफ कोर्स निंग को इससे गुस्सा आता है और वो यहाँ पे येलिन के ऊपर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम मेरी बेइज्जती करे जा रहे हो। तो येलिन उससे कहता है नहीं चाहिए और वो मिजुए से कहता है चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, ये जगह कुछ ज्यादा ही स्मेली है, बदबू आ रही है यहाँ से। जाते जाते हुए भी बम मार के जा रहा है। वो मिजुए से कहती है यहाँ चलते हैं, यहाँ से बदबू आ रही है। लेकिन तभी येलिन का कोई रास्ता रोक लेता है और ये वही बंदा था जो कि यहाँ पे निंग के साथ में था। इसका नाम वो साउकी है जिसका लेवल यहाँ पे 22 है और इसका प्रोफेशन यहाँ पे एंजल प्लाडिन है। आई डोंट नो प्लाडिन यहाँ पे कौन सा प्रोफेशन होता है, एक बार बताया था। ये साले लंबी चौड़ी शील्ड लेके घूमते हैं और अटैकर की तरीके भी काम करते हैं। वह पे येलिन से कहता है कि मैंने तुमसे बोला कि तुम जा सकते हो, जल्दी से यहाँ पे मेरी औरत से माफी मांगो क्योंकि मुझे यहाँ पे गरीबों से सख्त नफरत है जो कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी से आते हैं। वह पेंडिंग में यहाँ पे वो साउ से कहती है कि इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाना, जिससे मिजुए तो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो साउ का लेवल यहाँ पे 22 था। इसलिए वो काफी ज्यादा चिंतित थे क्योंकि वो दोनों मिलकर भी यहाँ पे वो साउ को नहीं हरा सकते हैं। जिसपे येलिन आगे से यहाँ पे अपने हाथ को मुंह के पास मारते हुए कहता है कितना बड़ा कॉन्फिडेंट है, ये वही वाला मूव है जब बदबू आती है तो हम लोग करते हैं, हटो हटो। और वो साउ से कहता है कि मुझे भी यहाँ पे तुम जैसे अमीरों से नफरत है जो कि यहाँ पे गंदी बदबू छोड़ते हैं। जिससे वो साउ का तो माथा ही गर्म हो जाता है और आगे से प्रोफेशन के यहाँ पे जलवे दिखाने लगता है। तो येलिन भी पीछे नहीं हटता, वो भी आगे से बिजली के झटके दिखाने लगता है। ये कहते हुए भिड़ना है, आजा भिड़ने ना। जिससे आसपास सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी ये फाइट देखनी थी क्योंकि वो साउ भी टिपलस क्लास का ही एंजल पलाडीन है। उतने में ही यहाँ पे होटल वाले आते हैं जो कि आगे से कहते हैं अगर तुम भिड़े तो हम भी भिड़ेंगे और हमारी तरफ से 30 लड़ेंगे और तुम्हें इतना कूटेंगे इतना मारेंगे कि जो सामान ढूंढेगा उसके तो पैसे लेंगे ही लेंगे, साथ ही में कंपनसेशन भी लेंगे और हॉस्पिटल का बिल अलग से और फ्री फंड में 30 दिनों तक बर्तन अलग धुलवाएंगे। जिससे तो वहाँ पे सभी की फट जाती है। इसीलिए मिजुए येलिन से कहती है यहाँ पे फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं है, वैसे भी टॉप स्कोरर रियलम ओपन होने वाली है। वो साउ यहाँ से जाते हुए कहता है कि बेटा रियलम के अंदर मुझे दिखना चाहिए, यहाँ तो तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ पा रहा, लेकिन अगर अंदर दिख गए तो फिर इतनी गंदी तरीके से मारूंगा कि मौत भी उसके सामने अच्छी लगेगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और वहीं पे निंग मिजुए को ताना देते हुए जाती है कि अंदर मिलते हैं। वहीं पे उन दोनों के जाने के बाद में मिजुए को चैन की सांस आती है। वहीं पे येलिन मिजुए से पूछता है कि वो तुमसे इतना ज्यादा क्यों चिढ़ती है, वो तुम्हारे खिलाफ ही बोले जा रहे थे। इसमें मिजुए आगे से बताती है कि वो मेरी यहाँ पे हाफ सिस्टर है, बेसिकली चचेरी बहन है और वो बचपन से ही इसके खिलाफ है। इस साल के फाइनल टेस्ट के लिए उसे इस बात का डर था कि मैं यहाँ पे टॉप स्कोरर के पोजीशन उसे छीन लूंगी, इसलिए वो जानबूझ के एक छोटी चिटी के अंदर चली गई ताकि वो वहाँ पे फाइनल टेस्ट दे सके। बेसिकली छोटा इलाका रहेगा तो फिर वो वहाँ पे ज्यादा स्कोर कर पाएगी और वहाँ से वो टॉप स्कोरर बन जाएगी। जिसके बाद उसे यहाँ पे टिकट मिल गई सीक्रेट रियलम वाली, जहाँ पे ये सभी जाने वाले हैं। इसलिए मिजुए की मुलाकात यहाँ पे उसकी हाफ सिस्टर से हो गई। येलिन आगे से कहता है ये भी कर सकते हैं क्या भाई, कि मतलब सीधे पैरों से रेस ना जीत पा रहे हो तो फिर लंगड़ों की रेस में घुस जाओ, वहाँ तो जीत मिल ही जाएगी, लेकिन अगर वहाँ पे भी हार गए तो
बेइज्जती भाई बेइज्जती। वह मिजुए येलिन से यहाँ पे माफी मांगते ये कहते हुए कि मैं तो तुम्हें खाना खिला के अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें दूसरी मुसीबत के अंदर खींच लिया। येलिन उससे कहता है चलता है जल्दी से टेबल ढूंढते और पेट पूजा करते हैं, भूख लगी हुई है। जिस पे मिजुए आगे से कहती है हम लोग अभी भी जगह पे खाने वाले हैं क्या? जिस पे येलिन आगे से कहता है ऑफ कोर्स भाई, फेमस जगह है और कौन सा हम लोगों ने सामान तोड़ा है जो 30 दिनों की फ्री की इंटर्नशिप करनी पड़ जाए बर्तन धोने की। जिसके बाद अगला सीन तीसरे दिन का होता है और यहाँ पे टॉप स्कोरर रियलम ओपन हो चुकी थी और जितने भी सिटी के यहाँ पे टॉप स्कोरर थे वो सभी यहाँ पे आए हुए थे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पे इस टाइटल के लिए फाइट कर सके जिसका नाम है नेशनल टॉप स्कोरर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैनेजर को देखते हैं जो कि इस जगह को सुपरवाइज करने वाला था। वो उन सभी टॉप स्कोरर्स को यहाँ पे वेलकम करता है और उन्हें बताता है कि मेरा नाम जंग कैन की है और मैं यहाँ पे जगह को सुपरवाइज करने वाला हूँ इस बार की टॉप स्कोरर रियलम को। जिसके बाद वो उन सभी से कहता है रेडी रहो। वहीं पे हम लोग येलिन को देखते हैं जो कि रेडी था। वहीं पे मिजुए से कहता है तुमने इतना सारा खाना क्यों पैक किया हुआ है भाई? जिसमें मिजुए आगे से बताती है कि वो लोग यहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर कुछ हफ्तों के लिए तो रुकेंगे ही। मैंने यहाँ पे काफी सारा खाना रेडी किया हुआ है और मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करूंगी ताकि तुम सीक्रेट रियलम के अंदर भूखे ना मरो। येलिन भी आगे से खाने को देखते हुए कहता है बात सेंस बनाती है और ये सब कुछ जंक फूड था, यानी कि रेडीमेड फूड, चॉकलेट, फूड कैन, चिप्स वगैरह वगैरह खाना प्रिपेयर किया है मैंने, रेडी किया है तुम्हारे लिए, बनाया है। देन अल्फा वाइफ मेंटालिटी। इसके बाद जंग उन लोगों को यहाँ पे सीक्रेट रियलम शुरू करने से पहले रूल्स के बारे में बताता है। पहला रूल ये है कि सीक्रेट रियलम के अंदर जितने भी कैंडिडेट जाने वाले हैं वो सभी यहाँ पे डैमेज से इम्यून है, लेकिन ये इफेक्ट यानी कि ये चीज सिर्फ यहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर ही काम करेगी। इसलिए अगर कोई भी कैंडिडेट लगातार डैमेज लेता है या फिर उसको यहाँ पे लीथल डैमेज लगता है तो तुरंत ही सीक्रेट रियलम को छोड़ के बाहर ना निकलना। हर एक एंट्रेंस के पास में यहाँ पे 2 प्रीस्ट है जो कि 50 लेवल के हैं और वो यहाँ पे हर किसी को हील करेंगे बाहर निकलने से पहले। अगर कोई बेवकूफ बिना हीलिंग लिए यहाँ से पहले निकल जाता है तो उसके जो हालात होंगे वो बताए नहीं जा सकते। बेसिकली एडन जब तुम्हें यहाँ पे डैमेज से इम्यून तो कर देगी लेकिन सिर्फ अंदर ही। अगर तुम वो डैमेज लेके बाहर गए तो अगला कदम तुम्हारा सीधा स्वर्ग में होगा, समझ गए ना तुम? इसीलिए हील करवा लेना पहले डंजन को छोड़ने से पहले। जिसके बाद दूसरा रूल सीक्रेट रियलम के अंदर अगर तुम गलती से अपना हाथ पैर कटवा लेते हो या फिर टूट जाता है तो उसे अपने साथ लेके जाना अगर ला सको तो, ताकि प्रीस्ट यहाँ पे उसे कटे हुए हाथ को दोबारा जोड़ सके। क्योंकि अगर नया हाथ उगाया जाएगा तो फिर उसे उगने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और ये डिफिकल्ट रहेगा। जिससे सभी लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। वो सभी आगे से बोलते तुमने तो बोला था कि साला हम लोग डैमेज से इम्यून है, ये क्या बता रहे हो कि हाथ पैर लाना पड़ेगा और उगने में टाइम लगेगा, छिपकली थोड़ी ना है हम। इसके बाद तीसरे रूल के बारे में बताया जाता है कि गलती से भी किसी मॉन्स्टर द्वारा खा न लिए जाना, तो पचने का जो एहसास है वो तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो। येलिन को समझ में आ जाता है कि सिर्फ बॉडी यहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर सभी डैमेज से इम्यून है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अमर हो चुके हो सीक्रेट रियलम के अंदर, दर्द नहीं होगा बस मर तब भी सकते हो। मिजुए आगे से बोलते ही मॉन्स्टर द्वारा खाया जाना ये सोच के ही रूह कांप जाती है। इसके बाद जंग उन लोगों के लिए यहाँ पे सीक्रेट रियलम को खोल देता है और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम अकेले जाना चाहो तो फिर जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास 10 मिनट है अपने लिए टीममेट ढूंढने का। अगर तुम टीममेट बना लो तो फिर ज्यादा बढ़िया रहेगा और अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट है कि तुम अकेले कर सकते हो तो फिर अकेले चले जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कि येलिन यहाँ पे मिजुए के साथ टीम बनाता है या नहीं। और बाय द वे नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे इसकी नहीं आएगी, अभी भी यहाँ पे काफी सारे चैप्टर बचे हुए हैं। बेसिकली 5 एपिसोड बन जाएंगे आराम से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आई एम द फेटेड विलन की होने वाली है। तो फिर तुम लोग समझ जाओ, तुम लोग कमेंट से मेरा शोषण कर देते हो तो फिर मुझे यहाँ पे फेटेड विलन की वीडियो एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी। बाय बाय, मेरी दिहाड़ी खत्म हुई।